मुकेश मीना साहब नई दिल्ली जिले के डीसीपी रहे थे। आप देश की संसद पे आतंकवादी हमला हो गया। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू लोकेट कार कि किस कार में आए थे, एक्सप्लोजिव क्या थे, उनको न्यूट्रलाइज इमीडिएटली वहीं की वहीं करवाया। गोवा में इनकम का साधन ड्रग्स इलीगल एक्टिविटीज होती हैं। वो ट्रांजिट पॉइंट है ड्रग का, तो गोवा में आती है। सारे ड्रग्स में या सारी इलीगल एक्टिविटी में पुलिस इन्वॉल्व नहीं होती। यस, कुछ लोग हैं जो कहीं न कहीं कंप्रोमाइज हो जाते हैं। पुलिस का परसेप्शन आज से 30-40 साल पहले बहुत ख़राब था। उस पर रेस्ट्रिक्शन बहुत हैं आजकल। ऑफिसर्स का भी सुपरविजन है। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। उसमें कई जगह जो विक्टिम आ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उनसे, तो एक्चुअली हमको ऐसा लगा नहीं कि क्या कहते हैं इतना बड़ा भी काम हो सकता है। एसएचओ इतना काम करता है। इस देश में दलितों के साथ और जनजातियों के साथ पूरा का पूरा पक्षपात हुआ है। मैं एक एसटी उसको बिलोंग करता हूँ। मेरे को बोलने में कोई शर्म नहीं है कि हमने भी इवन आईपीएस में आने के बाद में भी बहुत क्लियर मैं बोलता हूँ, इसमें डिस्क्रिमिनेशन देखा है। और आप देखो कि कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि उसका देश का विकास नहीं हो। नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और इस वक्त आप बने हुए हैं स्टेट पर हिंदी के खास कार्यक्रम अनफिल्टर्ड अड्डा यानी पॉडकास्ट बात बेबाक। आज के खास मेहमान हैं 1989 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के यानी कि आईपीएस मुकेश मीना, जो कि दिल्ली पुलिस में स्पेशल कमिश्नर रहे। देश के कई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाते रहे और जब संसद पे हमला हुआ तब भी नई दिल्ली जिले के डीसीपी यही मुकेश मीना थे। और हम बात कर रहे हैं ऐसे मुकेश मीना से जिन्होंने पुलिस महानिदेशक के बतौर गोवा की बागडोर संभाली थी। गोवा से लेकर दिल्ली, अंडमान निकोबार तक क्या कुछ रहा कैरियर, क्या कुछ किया, और संसद पे हुए हमले के दौरान जब डीसीपी थे नई दिल्ली जिले के, तब उसको कैसे फेस किया मुकेश मीना ने। स्वागत है मुकेश मीना साहब स्टेट मिरर हिंदी में। 1989 बैच आईपीएस अधिकारी मुकेश मीना एंटी करप्शन चीफ रहते हुए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को कह रहा था, दुनिया की जमाना कह रहा था बहुत रगड़ दिया आपने। गोवा गए तो कई साल से लटके हुए प्रमोशंस पुलिस कर्मचारियों के, महातत्वों के थोक में किए और आप अखबारों की सुर्खियां बन गए। अंडमान निकोबार में गए तो वहां भी एक ऑपरेशन ऐसा चला दिया जिसकी दिल्ली तक तेज हवा आई, चर्चाएं हुई, मुकेश मीना छा गए। बात बहुत है, आईपीएस हैं, लेकिन आज जो कुछ कहना खुल के कहना अब आप बोल सकते हैं क्योंकि आप कुर्सी पर नहीं हैं, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं। और जब तक आप कुर्सी पर रहे तब तक नहीं बोले, चाहे वो संसद का हमला हो या फिर डीजी गोवा के रूप में बहुत कम बोलते थे। और हम आपसे बात करेंगे कि डीजी गोवा रहते हुए आखिर आपने वो भुतहा बंगला जो पुलिस महानिदेशक गोवा के लिए दिया गया था उसको क्यों छोड़ दिया और क्यों नहीं रहे मुकेश मीना। खैर, स्वागत है मुकेश जी। मुकेश मीना क्या हैं सब जानते हैं, आईपीएस देश जानता है, बड़े बड़े पदों पर रहे। एक मुकेश मीना, 11 साल के मुकेश मीना, बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, कहाँ जन्म, कब का जन्म, माता पिता, पढ़ाई लिखाई, थोड़ा सा ये जानना चाहेगी दुनिया जिसको नहीं पता है। नहीं, मैं गांव में पैदा हुआ था। भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें निठार गांव में ही मैं पैदा हुआ। मेरे पिताजी जो हैं सर्विस करते थे, तो एक जगह है टोला भी, वहाँ पे वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ थे पंचायत समिति के। तो वहाँ पे हम पढ़े। तो हम जो शुरू की जो एजुकेशन है वो टाउन में हुई थी, टोलावी में, 1 से लेके 7वीं तक आधे। 7वीं का कुछ पोर्शन, मतलब कुछ पीरियड में हम गांव में पढ़े थे, 7वीं 8वीं। और बाद में एक छोटे टाउन में पढ़े थे 9, 10th, 11th। उसके बाद हमारा एडमिशन हो गया था बीएससी एग्रीकल्चर में, जो जोबनेर है, जयपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो एक जोबनेर एग्रीकल्चर कॉलेज है, वहाँ पर हमने ग्रेजुएशन की थी वहाँ से। और ये वो सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में आता था, उदयपुर यूनिवर्सिटी में आता था। जोबनेर जगह है, वहाँ से हमने जैसे बीएससी एग्रीकल्चर की। हुआ क्या कि हमको मालूम नहीं था कि कैरियर के बारे में कुछ नहीं मालूम था, क्योंकि उस टाइम इतनी अवेयरनेस होती नहीं थी। हमें तो 3rd ईयर में पता चला था कि हम भी सिविल सर्विस दे सकते हैं, हम भी कोई एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होती है, ये भी हमको 3rd ईयर में मालूम चला था जब हम 3rd ईयर में थे, कि एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होती है, उसमें भी हम एग्रीकल्चर के लोग अपीयर हो सकते हैं। भारतीय वन विभाग। भारतीय वन विभाग।
और सिविल सर्विस में हम सोचते थे केवल आर्ट्स वाले जाते हैं, कि उस टाइम इतनी अवेयरनेस थी नहीं बच्चों को, तो पढ़ते थे हम तो केवल हमारी पढ़ाई करते थे, बाकी इंटरेक्शन इतना था नहीं। लेकिन हमको जब मालूम चला कि हम भी सिविल सर्विस दे सकते हैं, तो हमारा भी रुख उधर की तरफ चला जब फाइनल ईयर में थे। तो हम फाइनल ईयर में थे उस टाइम हमने फॉर्म भर दिया था इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का, बीएससी बीएससी एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर फाइनल। फाइनल ईयर में। किस साल की बात तो है योगी मीना इसमें साहब? 85 की बात है। अच्छा। तो 85 में आप भर सकते हो, मतलब उसमें फाइनल ईयर में भर सकते हो। आप ग्रेजुएशन उससे पहले, एग्ज़ाम से पहले आप ग्रेजुएशन हो जानी चाहिए, तो उसका जो लिंक था वो दिया। तो हमने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की फॉर्म भरा और एग्ज़ाम दिया जयपुर से। फिर हमारा एडमिशन यहाँ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में एमएससी में हो गया था, एग्रोनॉमी में। तो हमने एग्ज़ाम दिया और उसके बाद हम फर्स्ट ईयर में थे यहाँ पर एमएससी एग्रीकल्चर में। तो हम इंटरव्यू कॉल आई, तो हम इंटरव्यू दे के आए, तो वी वर सैटिस्फाइड। तो हमारा सिलेक्शन फर्स्ट चांस में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में हो गया था। तो हमने कोई किसी तरह की अनएम्प्लॉयमेंट नहीं देखी थी। और जैसे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इसमें हो गया, तो हम जल्दी चाहते थे कि बीएससी कंप्लीट हो और बीएससी मतलब एमएस सॉरी एमएससी। बीएससी नहीं, एमएससी कंप्लीट हो। पूसा इंस्टीट्यूट बोलते हैं उसको। वहाँ से एग्रोनॉमी अपनी एमएससी कंप्लीट करके वी जॉइंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। मीनवाइल जब यहाँ से एग्ज़ाम दिया था, 86 में हमने एग्ज़ाम दिया था, 1986 में सिविल सर्विस का। उसमें हमारा इंडियन रेवेन्यू सर्विस में सिलेक्शन हो गया था, आईआरएस में। मीनवाइल हमने वहाँ जॉइन कर लिया, तो हमारे पास कॉल भी आई, लेकिन हमने वो जॉइन नहीं किया, इंडियन इनकम टैक्स जॉइन नहीं किया था। हमने कहा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में रह के ही हम दोबारा सिविल सर्विस देंगे, आईएएस आईपीएस में जाना है। ये कीड़ा तो कब कुल बुलाया ये एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट के मन में कि पहले तो सिविल सर्विस का कीड़ा कब, और फिर एग्रीकल्चर साइंस के स्टूडेंट होते हुए मुकेश मीना गए भारतीय वन सेवा विभाग में। ठीक है, वो भी सरकारी नौकरी अच्छी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी। वो ज्वाइन की और वो पूरी कर ली थी या नहीं? नहीं, इसमें ये हुआ था कि हम जब एमएससी यहाँ कर रहे थे पूसा इंस्टीट्यूट में, यहीं से हमने सिविल सर्विस दी थी। सिविल सर्विसेज जब दी थी, तो हम एग्ज़ाम दी थी और हमारा 87 में सिलेक्शन हो गया था। उसी 86 के एग्ज़ाम के बेस्ड पे हमारा इंडियन रेवेन्यू सर्विस में सिलेक्शन हो गया, इनकम टैक्स में। लेकिन हमने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में रहे हम, इनकम टैक्स सर्विस हमने जॉइन नहीं करी। इनकम टैक्स क्यों नहीं ज्वाइन करी? वो ज्यादा पावरफुल थी, आपने भारतीय वन विभाग क्यों ज्वाइन नहीं, किया? हमको ये था कि यहाँ बैठ के थोड़ा-सा और अच्छी तरह स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास एग्रीकल्चर और बॉटनी थी। अब फॉरेस्ट रिलेटेड बॉटनी था, तो मैंने कि वहाँ पे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन देहरादून में अच्छा था, वहाँ बैठ के अच्छी तरह तैयारी करेंगे। और हमारा बिल्कुल क्लियर था कि आईएएस या आईपीएस में जाना है, फॉरेस्ट छोड़ के और किसी सर्विस में नहीं जाना। भारतीय वन विभाग की नौकरी पूरी नहीं हो पाई थी, पहली तो कोई तनख्वाह उनका आई थी एडहॉक पीरियड में 2 साल का प्रोबेशन? नहीं, हम तो उसमें रहे थे, अंडर ट्रेनिंग था, तो जैसे ही आप जॉइन करते हैं, आपको इमीडिएटली पे मिल जाती है। पहली तनख्वाह क्या थी? पहली जो स्केल थी वो 2200 के आसपास हाथ स्केल में आई थी। पैसे कितने आए? तो अब उसमें एग्जैक्ट मालूम नहीं है, लेकिन कुछ पैसे आए थे। अच्छा। लेकिन बहुत अच्छा लगता था कि हमारे पास पैसे चलिए, आए और सर्विस थी। भारतीय वन विभाग की सेवा छोड़ के यूपीएससी आईपीएस बनना चाहते थे, आईएएस बनना चाहते थे, ये क्या, या जो बनना चाहते थे यूपीएससी के थ्रू आईपीएस वही बन गए? नहीं, उसमें ऐसा हुआ कि हम जब वहाँ थे देहरादून में, वहाँ तैयारी करी और हमने 1988 में एग्ज़ाम दिया और 89 में हमारा सिलेक्शन आईपीएस में हो गया था। तो हम वहाँ ट्रेनिंग किए थे ना, क्या कहते हैं वहाँ पर, और ट्रेनिंग के दौरान ही हमारा आईपीएस में सिलेक्शन हो गया था। और उसके बाद हमने डिसाइड किया आईपीएस जॉइन करना है, तो उसके बाद आईपीएस हमने जॉइन किया। मुकेश मीना साहब, ये सवाल आपसे किया जा सकता है क्योंकि आप बहुत बेबाक बोलते हैं और सच बोलते हैं, कोई चीज बुरा नहीं मानते हैं। आज कौम की राजनीति हो रही, रिजर्वेशन की पॉलिटिक्स चल रही है। युवा जो है वो कितना ही काबिल क्यों ना हो, यहाँ ठाकुर ब्राह्मण क्षत्रिय मुसलमान मीना, ठीक है, ऊपर नीचे हम और आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं पत्रकार हूं, आप एक इंसान के तौर पे बैठे हैं और एक अच्छे अधिकारी रहे हैं। ये मैंने आपको बरता है 35-36 साल, इसलिए कह सकता हूं। ये जो कास्ट की जो चल रही रिजर्वेशन वाली बातें आ रही हैं, ये केवल पॉलिटिकल स्टंट है कि अपने अपने फायदे के लिए नेता अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए, वोट की राजनीति के लिए कास्ट का करते हैं कि तुम मीना हो, मैं चौहान हूं, तुम सवर्ण हो, तुम पिछड़े हो। अगर इसको हटा दिया जाए देश से, जैसा विदेशों में है कि आप काबिल हैं, आप नौकरी ले लीजिए, आपके इस फेवर में है या नहीं? क्यों सवर्ण कहता है कि हमें तो कोई ट्रे में कुछ मिल ही नहीं पा रहा, हमारी भीड़ बहुत है,
रिजर्वेशन वाला कहता है हमारे यहाँ अपनी इतनी भीड़ है कि हमें नहीं मिल पा रहा है, भीड़ सब जगह है, तो फिर ये कोटेबाजी क्यों नौकरियों में, योग्यता क्यों नहीं? नहीं, इसमें ऐसा होता है कि आप सिचुएशन देखो कि एक्चुअली कुछ लोग हैं वो प्रिविलेज्ड हैं पहले से ही। कास्ट बेस्ड है, क्योंकि कास्ट बेस्ड 2 तरह की चीज़ें होती है, जो एससी और एसटी को रिजर्वेशन दिया गया है, ये इकोनॉमिक बेसिस नहीं है, ये प्योर बेसिस सोशल बेसिस है। आप अगर गाँव में देखो या जगह-जगह देखो, तो एक्चुअली जो सोशल स्ट्रक्चर इस तरह का है कि उनको हीन भावना से देखा जाता रहा है, शुरू से ही देखा जाता रहा है। तो सरकार ने कहा कि इनको चाहे पैसे कितने ही हो जाएँ इनके पास, लेकिन सोसाइटी तो वहीं बैठना जाके। तो जब तक इक्वल नहीं होता, जब तक पूरी सोसाइटीज़ उसको ये नहीं मानेगा, हाँ भाई एक कास्टलेस सोसाइटी नहीं हो और कोई भी इस तरह की नहीं माने, हीन भावना से नहीं देखे, तब तक ये जारी रहेगा, क्योंकि उसमें उन लोगों को उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। जो नहीं, अपॉर्चुनिटी जो मिलनी चाहिए, वो अपॉर्चुनिटी उन लोगों को नहीं मिल पाती है, जो कि और लोगों को मिलती है। मुकेश जी, आज भी अगर क्या आरक्षण को खत्म करके कौम के आरक्षण को, जाति के आरक्षण को, बैकवर्ड, पिछड़ा, अपर, लोअर, ये सब खत्म करके और जैसे विदेशों में उन्नति लोग कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई वाला आगे जा रहा है, केवल हम काबिलियत पे अगर रख दें कि जो काबिल होगा उसको नौकरी मिलेगी, तो क्या ये न्याय नहीं है? नहीं, न्याय देखो ऐसा है कि वो उस स्टेज पे है कि किसी तरह का वो नहीं हो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। किसी का मैं भी। गाँव से हूँ, हमें मालूम है कि किस तरह से अनुसूचित जाति और जनजाति लोगों को वहाँ पे किस तरह से ट्रीटमेंट होता है। इंडिपेंडेंस के बाद में भी अभी उस तरह की वो स्टेज नहीं आई है। ऐसी स्टेज नहीं आई है कि इक्वलिटी वाली स्टेज अभी नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ने पूरी स्टडी की है, गवर्नमेंट स्टडी करती रहती है बीच-बीच में। तो अभी वो स्टेज नहीं आई है इक्वलिटी वाली। आप देखो हर जगह अभी डिस्क्रिमिनेशन कई जगह गाँव में है, सिटी में भी है, कई जगह है। और ये रहेगा। और मैं बताता हूँ, मैं एक एसटी उसको बिलोंग करता हूँ। मेरे को बोलने में कोई शर्म नहीं है कि हमने भी इवन आईपीएस में आने के बाद में भी बहुत क्लियर मैं बोलता हूँ, इसमें डिस्क्रिमिनेशन देखा है। हमारे साथ के लोगों को हमेशा अच्छी पोस्टिंग मिलती थी। हमें कहीं कभी-कभी ऐसी जगह डाल दिया जाता था जहाँ कोई नहीं जाना चाहता था। तो ये बहुत क्लियर बात है कि इसमें ऐसा नहीं है कि आप आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, उसके बावजूद भी डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया हो, ऐसा नहीं है। जो ऊपर टॉप बैठे हैं, जो जो लोग हैं, वो सोच है, अभी सोच बदलनी पड़ेगी, धीरे-धीरे सोच बदली जा रही है। सरकार तो चाहती है, सरकार चाहती है, लेकिन एक सेटअप इस तरह का हो रखा है कुछ लोगों के पास कि उस तरह की पोस्टिंग नहीं हो पाती, ये बहुत क्लियर है। मतलब क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं देश में कि साहब मुकेश मीना, मीना या बैकवर्ड या एससी, एसटी होने का फ़ायदा उनको मिल रहा है, नौकरियों में, दाखिलों में, एडमिशनों में मिल रहा है फ़ायदा सब जगह। वो ऐसा नहीं है क्योंकि आप पे खुद ये तुषारापात किया गया, मीना होने का दंश आपने नौकरी लेने के बाद भी आईपीएस की झेला, आप खुद कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं आपको और चीज़ बताता हूँ। अभी कुछ लोग जैसे अपने कास्ट के पास, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, अपनी कास्ट को नहीं लगाते। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई लोग हमारे मीना कम्युनिटी से मीना नहीं लिखना चाहते। वो अपने या तो गोत्र लिखेंगे या नाम ही नहीं लिखेंगे आगे। और ये सभी बोलते हैं कि आप क्यों लिखते हो ये मीना लोग क्यों लिखते हो? आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा। या आप राजस्थान में जाके देख लीजिए, आप और जगह जाके देख लीजिए। क्योंकि इस मतलब तरह का है, इस अपनी तरह की फीलिंग है। आप ये प्रैक्टिकल है, ये कोई अफ़सर बोलेगा नहीं। लेकिन हम तो बोल सकते हैं, हम तो कॉमन सिटीज़न हैं, हम तो सबकी बातें बोल सकते हैं। नहीं, इवन एससी में भी आप देखो कि एससी में अपने टाइटल को, अपनी कास्ट को नहीं लगाते कई लोग। नहीं तो तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है कि आप मीना है और मीना नहीं लगाना चाहते हैं क्योंकि आपका वहाँ पे उत्पीड़न होगा। आप गोत्र लगाते हैं बदल के ताकि आप मीना अपनी एसटी, एससी जो भी रियल कास्ट है, वो आपकी ना सामने आए। आपको लगता है कि आपका शोषण हो जाएगा। तो ये भी नहीं, तो आप अपनी कौम के साथ अच्छा नहीं कर रहे नहीं, हैं। अब जैसे हमको तो बहुतों ने बोला कि क्यों मीना लगाते हो, लेकिन हम तो नहीं माने। मैंने कहा मीना लगाएँगे, अब हैं तो मीना हैं तो हैं। आप अच्छी बात है। हमको बड़ा गर्व है कि हम मीना कम्युनिटी से हैं। अच्छा मुकेश जी, ये आपसे बात कर सकता हूँ क्योंकि मैं अपर कास्ट से हूँ, सवर्ण हूँ, संजीव चौहान मेरा नाम है, आप मुकेश मीना हैं, हम दोनों बैठे हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग है, आप भी बुद्धिजीवी हैं और हम भी बुद्धिजीवी हैं। आपने पुलिस सेवा से रिटायर हुए, मैं पत्रकार हूँ। ये एक मतलब बहुत बैलेंस बात करने के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस मंच पे लोग बात नहीं करते हैं, इस मुद्दे पे बात नहीं करते हैं। जहाँ बात होती है, वहाँ विवाद हो जाता है खड़ा। मैं जानना ये चाहता हूँ कि क्या वाक़ई में जो रिज़र्वेशन वाली पार्टी है, रिज़र्वेशन वाला जो ग्रुप है, जो वर्ग है, उसको भरपूर फ़ायदा मिल जाता है? जैसे अपर कास्ट सवर्ण ये सोचता है कि आप में माइनस में भी नंबर आते हैं अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किसी में, तो आप पास हो जाएँगे। लेकिन भैया आपकी भी तो भीड़ उतनी ज़्यादा बढ़ रही है।
नहीं, उसमें भी देखो एलिजिबिलिटी है, कई परसेंटेज चाहे है, एलिजिबिलिटी सभी जगह। आप देखो, अब सिविल सर्विस में भी कोई एग्ज़ाम दे रहा है, चाहे एसटी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे जनरल कास्ट का हो, उसमें हर आदमी को कुछ परसेंटेज है। जैसे सीसेट का एग्ज़ाम है, तो सीसेट में उतने परसेंट लाने ही पड़ेंगे। तो वो उसमें कोई कम्युनिटी का कोई एडवांटेज नहीं है, उसमें कुछ कुछ पैरामीटर्स हैं, वो सारे पैरामीटर्स वो फ़ीड करता है। वो हो सकता है मेरिट में दूसरी मेरिट में अलग हो, लेकिन कुछ पैरामीटर्स गवर्नमेंट ने अपने प्रिकॉशंस के लिए लिए हैं कि बिल्कुल ही ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल ही उसमें एलिजिबल नहीं मुकेश हो, वो लोग आ जाएँ। मुकेश जी, आप इसको क्या कहेंगे? एक सवर्ण है जो 95 नंबर लाके क्वालीफाई नहीं करता है और एक रिजर्वेशन वाला जो है वो 40 नंबर लाके आगे बढ़ जाता है। इस खाई को आप मानते हैं, इसको कैसे भरा जाना चाहिए? क्योंकि आप एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं। देखो, ये खाई जभी भरी जाएगी जब पूरे के पूरे, चाहे गाँव हो, चाहे शहर हो, उस टाइम किसी को भी हम अछूत नहीं माने, किसी को हम आपस में इंटरेक्शन हो, बराबर में उसको सब जगह बैठाएँ, हर जगह हर सोसाइटी में उसका एक इंक्लूजन हो, सोशल इंक्लूजन हो, उसके बाद ही ये सब सिचुएशन आएगी। और लेक आएगी, ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन क्योंकि सरकार की जो नीतियाँ हैं, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, धीरे-धीरे उनकी नीतियाँ जो है इसी डायरेक्शन पे काम कर रही हैं कि एक बराबरी आए और सोशल बराबरी आए। इकोनॉमिक बराबरी से नहीं है। एक आदमी के पास चाहे कितना ही पैसा हो सकता है, करोड़पति हो सकता है वो दलित, लेकिन वो बराबरी नहीं कर सकता उसके बराबर। सोशल इंक्लूजन होना चाहिए उसमें। मुकेश मीना साहब, 37 साल की पत्रकारिता में मैंने आज तक 1988 से 2026 जून तक कहीं ये नहीं देखा कि नेता, सरकारें, मंत्री, मतलब जिनके पास पावर है कानून बनाने की, उन्होंने कभी इस पे विचार किया हो कि हम योग्यता के आधार पे आगे बढ़ाएँगे। वो हमेशा ये कहते हैं कि लोअर कास्ट है, ये अपर कास्ट है, ये सवर्ण है, ये पंडित है, ये चौहान है, ये ठाकुर है, ये मीना है, ठीक है, ये कुशवाहा है, दुनिया भर की चीज़ें। ये कास्ट की राजनीति जो है, वो हम और आप तो कम कर पा रहे हैं। नेता अपने-अपने वोट की राजनीति के लिए ज़्यादा करते हैं क्योंकि वो पनप वहीं से रहे हैं। नहीं, इसमें देखो, जो सरकारें होती हैं, जब सरकार में आ जाते हैं, आप नीतियाँ देखिए, सरकार की नीति पर्पज़ यही है। सरकार तो छोड़ भी सकती है, ठीक है, केवल कास्ट की पॉलिटिक्स करें और जो बाकी जो बैकवर्ड लोग हैं उनको बढ़ावा नहीं नहीं दे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करती। चाहे राज्य सरकारें हों, चाहे केंद्र सरकारें हों, किसी भी पार्टी की सरकारें हों, मैं कोई पार्टी पर्टिकुलर नहीं बोल रहा। दोनों पार्टी ने इंडिपेंडेंस के बाद में जो मतलब दोनों सरकारों ने, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उन्होंने पूरे एफर्ट्स किए हैं कि एक सोशल इंक्लूजन हो, और उसके लिए धीरे धीरे काम चल रहा है। आप देखो ना, जितने प्रोग्राम चल रहे हैं वो अपलिफ्टिंग के चल रहे हैं। वो क्यों अपलिफ्ट करना चाहते हैं? वो इसलिए अपलिफ्ट करना चाहते हैं कि सारे लोग, जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है सदियों से, क्योंकि आप अगर पुराना इतिहास देखोगे तो इस देश में दलितों के साथ और जनजातियों के साथ पूरा का पूरा पक्षपात हुआ है, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखोगे। लेकिन उस हिस्ट्री में लेकिन 100 साल उसको की कहीं बदलाव आया उसको है मीना साहब? नहीं, नहीं। काफ़ी मतलब सोच में बदलाव तो थोड़ा आया है। इतना नहीं आया जितना आना चाहिए, लेकिन थोड़ा-थोड़ा है। अब कुछ बोल पाते हैं। आज मैं आपके आगे बोल रहा हूँ तो मैं बोल सकता हूँ ईज़िली, और भी कई लोग हैं। अब लेकिन उतना नहीं है। आप गाँव में जाके आप मैं तो गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ, तो गाँव में अभी उतनी सिचुएशन नहीं है इतनी अच्छी। मतलब जो रोज़ी जो चलिए, पिक्चर हम कर दें, वो है। लेकिन इसीलिए सरकार सारे प्रोग्राम कर रही है, इसीलिए अपलिफ्टमेंट कर रही है। तो मु मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ केंद्र सरकार का और राज्य सरकारों का, कि वास्तव में वो बहुत रात-दिन मेहनत कर रहे हैं कि एक बराबरी आए और एक ऐसी स्टेज आए जो सब लोग सोशल इंक्लूजन करें, मु सामाजिक समानता हो सब मुकेश में। मुकेश जी, आज़ाद भारत में अब तक 70, 75, 78 साल में 7 दशक में बराबर नहीं हो पाए हैं। यानी कि 7 दशक और आगे लग सकते हैं। जब तक नेता देश का ज़िंदा है, घटिया और ओछी राजनीति भारत की बरकरार है, तब तक ये कौम की खाई गहरी की जाती रहेगी क्योंकि इसी पे पल रही है नेतागिरी देश की। योग्यता पे नहीं पल रही है। आप मानते हैं उसमें? मैं अब कौम की नहीं बात कर रहा, मैं योग्यता की बात कर रहा मैं हूँ। देखो, नेताओं को बुरा नहीं बोल सकता, क्योंकि अल्टीमेटली नेता होता है वही सरकार में आता है। और आप देखो कि कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि उसका देश का विकास नहीं हो। कोई भी राज्य सरकार ये नहीं चाहती उसका राज्य का विकास नहीं हो। कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि उसमें जो समाज के सारे लोग रहते हैं वो आपस में लड़ें। प्यार प्रेम से रहें, सबका विकास हो। तो मैं तो ये मानता हूँ, नेताओं को मैं
बुरा नहीं मानता। एक जो नेता हैं, उन नेताओं को जो सरकार वही बनाते हैं। और आज जो हमारा देश जो विकास किया है हर जगह, ये भारत का नाम है हमारे नेताओं की वजह से। चाहे वो किसी पार्टी को हो, मैं पार्टी पर्टिकुलर के बारे में नहीं बोल रहा, लेकिन सरकार, सुरेश कलमाड़ी भी लेकिन नेता थे, सरकार जो है, राहुल गांधी भी सरकार नेता। सरकार जो है, जो सरकार जो भी सरकार होती है, क्योंकि हमको तो नेता से मतलब नहीं है, हमको सरकार से मतलब है। तो सरकार जो है वो चलाती है, किस पार्टी की होगी क्या नहीं होगी वो तो पब्लिक परसेप्शन को, पब्लिक किसको चलिए वोट देती है। मुकेश जी, 1989 में आईपीएस में सेलेक्ट हो गए, कोई ऐसी याद की? और आईपीएस में ही सिलेक्शन का मन क्यों था? एक एग्रीकल्चर साइंस के स्टूडेंट का भारतीय वन विभाग की सरकारी नौकरी केंद्र सरकार की छोड़ने के बाद आईपीएस में आने की वजह क्या थी? दिमाग में क्या कुलबुला रहा था कि पावर आ जाएगी, फिर रगड़ देंगे सबको रख के, वर्दी मिल जाएगी, या कुछ और मन था? नहीं, अब यही था कि जब सबसे इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट से और सबसे, और बाकायदे जब अखबार पढ़ते हैं और सारे पढ़ते हैं, तो सबसे चर्चा करके यही लगता है कि जो पब्लिक से इंटरेक्शन है वो पुलिस में ज़्यादा है। पुलिस से आप कई तरह के, जो कि जब हमने जॉइन की थी तो उस टाइम पुलिस से काफ़ी लोग त्रस्ती भी रहते थे, पुलिस का परसेप्शन ही अलग था। और उसमें ये था कि आप पुलिस डिपार्टमेंट में जाके काफ़ी हद तक और अच्छा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस बेकार थी, क्या थी, वहाँ भी अच्छा काम था। लेकिन इसमें एक आपकी जो अपॉर्च्युनिटीज़ है वो अच्छी है। मतलब इसमें पब्लिक से ज़्यादा इंटरेक्शन का मौका मिलता है, पब्लिक पे हर खुल तरह की मिलता है, हर तरह का। पब्लिक पे खुलेआम सरकारी लठ बजाने की अनुमति मिल जाती है, कानून अपने हाथ में आ जाता है, जिसको भी चाहो जेल में डाल दो। पुलिस में ये भी एक फ़ायदा है जाने का नौकरी का। और फिर जब बिल्ले होते हैं चांदी के, तो फिर जिसको जैसे चाहो दौड़ाओ, अपन बिल्कुल लगाम घोड़े के अपने हाथ में होती नहीं, है। देखो ऐसा है कि हम स्टूडेंट रहे पढ़ने वाले, तो हमारा पिटाई-विटाई से तो कोई मतलब है नहीं कि डंडे चलाओ, ये चलाओ, ऐसा नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट डंडे तो चलाती है, यूज़ ऑफ फोर्स करती है एज़ पर लॉ, जो भी सरकार ने अपने नियम बना रखे उस हिसाब से। तो ये नहीं है कि आप ये देखिए उसमें लॉ को यूज़ करना है, कानून को यूज़ करना है। अब कानून में रूल्स रेगुलेशंस भी हैं, गवर्नमेंट ने एक्ट भी पास कर रखे हैं, केंद्र सरकार ने पास रखे, राज्य सरकार ने पास रखे। उनका पालन करवाना ही काम पुलिस का है। अब वो किस तरह कराते हैं उसमें नॉलेज होनी चाहिए, उसमें सीनियर ऑफिसर की एक्चुअली उसमें गाइडेंस होनी चाहिए। वो गाइडेंस मैं बताता हूँ कि भारत की पुलिस में पहले लठ चला करते थे, हल्के लाइट लाल आमी और पीले कलर के बेंत, जो जैसे सुतते थे किसी पे पड़ते थे तो खाल उतर जाती थी और वो कैमरों में रिकॉर्ड हो जाता था। वो कलर बहुत चमकता था। उसके बाद दिल्ली पुलिस शायद देश की पहली ऐसी पुलिस बनी जिसने विदेशी तकनीक से तैयार सफेद रंग के बेंत लिए, जो जब पढ़ें तो वो दिखाई ना दें, लेकिन जिसके पढ़ रहे हैं वो बिलबिला के चीखता हुआ दौड़ रहा हो। ये व्यवस्था दिल्ली पुलिस ने सबसे पहले की थी, सफेद लठ बजाने की। मतलब एक अलग ही क्वालिटी थी, वैरायटी, वो कभी कैमरे में नहीं आते ज़्यादा। है सही बात? नहीं, देखो, जो पुलिस को जो यूज़ ऑफ फोर्स है, एक कानून के तहत काम करना पड़ता है और एक स्थिति जब आ जाती है तभी करना पड़ता है। ये नहीं आप रास्ते चलते कोई आदमी जा रहा है उसको पीट दिया, ऐसा नहीं है। और आजकल तो मैं बता रहा हूँ इतना चेंज हो गया है, ह्यूमन राइट कमीशन है, इसके अलावा पब्लिक अवेयर है, सोशल मीडिया है, कैमरा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। अब आप कहीं अगर इस तरह किसी को पीटोगे और आपकी अगर वो बन जाएगी वीडियो, तो आपके खिलाफ तो एक्शन होगा। तो सब आजकल जो सिस्टम है जो आप बता रहे हो इस तरह का कुछ नहीं है, इस रेस इ दुनिया इस है। इससे बचने का मुकेश मीना साहब इलाज निकाल लिया, रास्ता निकाल लिया, पुलिस बहुत तेज़ है। उसने क्या किया, थानों में सीसीटीवी पहले इंस्टॉल कराए, उसके बाद उनके मुँह मोड़ दिए, दीवार की तरफ को दे दिए। अब नीचे लठ बज रहा है किसी कोने में और वो नहीं आ रहा है। या सीसीटीवी सिस्टम वहाँ से बंद कर दिया जब कुटाई हो रही थाने में किसी की। या कोई अगर मीडिया वाला या आम आदमी वीडियो बनाना चाहता है तो उसको कानून बताया जाता है कि अगर वीडियो बनाई तो ये गैर कानूनी है, अंदर कर देंगे तुमको उठा के, बंद कर देंगे। जबकि एक जज ने मध्य प्रदेश के ये पूछा था पुलिस से कि आप लाइए, किस कानून में आईपीसी और सीआरपीसी में लिखा है कि थाने के अंदर वीडियो की रिकॉर्डिंग आम पब्लिक नहीं कर सकती है? ये क्यों? देखो इसमें अभी जो सिचुएशन है, क्योंकि हमने भी यहाँ पर काफ़ी दिनों तक काम किया है, दिल्ली पुलिस में किया है, मैंने गोवा में इनिशियल नौकरी गोवा में थी और बाद की लास्ट की नौकरी भी डीजी बने वहाँ पे। इसके अलावा दमन पुलिस में भी मैंने काम किया, पुडुचेरी में भी काम किया है,
अंडमान निकोबार आइलैंड में भी काम किया, मिजोरम पुलिस में भी काम किया। तो अभी ऐसी सिचुएशन रेयरली होगी जो आप बता रहे हो। अभी तो आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी जगह, रादर पुलिस वाले उल्टा मतलब इस तरह के काम करने से डरते हैं, चाहे वो क्रिमिनल हो कोई हो, पीटने से बहुत डरते हैं किसी को, क्योंकि वो उनको मालूम है कि अगर किसी को बाई चांस किसी ने कंप्लेंट कर दी, कुछ हो गया, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, सीनियर अफसर लेंगे या कहीं ना कहीं ऊपर हायर अथॉरिटीज को चली जाएगी। मुकेश मीना तो साहब, इस तरह के जो केसेस हैं मुझे बहुत रेयर लगते हैं। अब जो चीज़ आपकी नज़र में है और आप नहीं मानना चाहते, वो आपको याद दिला रहा हूँ। आप राजस्थान से रहने वाले हैं। एक नमूना वहाँ का दूंगा, पुलिस के बेखौफ चेहरे का, और एक दूंगा दिल्ली का। दिल्ली के सागरपुर इलाके में विक्टिम जाती है और उससे एसएचओ कहता है तेरी ऐसी तेरी वैसी और देखें क्या कर लेगा। साथ में वो कहती है मैं वकील लेके आई हूँ, वकील से बात कर लो। तो उस विक्टिम से वो पुलिस वाले कहते हैं वकीलों को तो हम तोड़ते हैं। सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्डेड है। आप दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी रहे हैं, बहुत कई जिम्मेदार पदों पे रहे हैं। इसको क्या कहेंगे? बेखौफ है नहीं है एसएचओ नहीं, ये और थाना पुलिस? देखो, मैं बताया सीसीटीवी रिकॉर्ड है वो। देखो, ये हर जगह एक्सेप्शंस हैं। आप देखो दिल्ली पुलिस में कितने पुलिस स्टेशन हैं, क्या वो सारे पुलिस स्टेशन में इस तरह की कार्रवाई हो रही है? कोई स्पेसिफिक किसी अफसर ने किया होगा या किसी स्टाफ ने किया होगा या एक थाने में हो गया होगा, इसका मतलब तो नहीं कि वकीलों के साथ सैकड़ों पुलिस स्टेशन है यहाँ। अब देखो, रेयरली कहीं ना कहीं एबरेशन तो होता है, कहीं हमारे जो पकड़ गया वो चोर नहीं, ऐसा नहीं है। जो अगर अब पकड़ा जाता है, और थाने के एसएचओ को सागरपुर के भागना पड़ा थाने से बचने के लिए, ये नौबत क्यों लाई? अपनी बेइज्जती खुद क्यों करवा रहे थे? ये तो एक इंडिविजुअल अफसर के ऊपर है कि वो किस तरह बिहेव कर रहा है। देखो, दिल्ली पुलिस की बात बता दो, दिल्ली पुलिस की बात बोली है, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है यहाँ पर, समझाया जाता है। इवन पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में, और जो अपने अब तो एकेडमी बन गई है, एकेडमी में हर चीज उनको बताई जाती है कि देखो इस तरह आपको कैसे बचना है, सीसीटीवी कैसे मोड़ने हैं, नहीं बचना, कूटना है तो कैसे जान बचानी। ये कुछ नहीं बोलते हैं। अच्छा। केवल यही बताया जाता है कि किस तरह से आपको पब्लिक से बिहेव करना है। एक्चुअली पुलिस का यही नहीं, सारी पुलिस का, अब तो देखो सीनियर ऑफिसर भी अभी काफी हो गए हैं सभी जगह, और एक अवेयरनेस इस तरह की उनको बताई जाती है कि जो आदमी परेशान होता है, विक्टिम होता है, वही आपके पास आता है। आप अगर उसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं करोगे तो वो आदमी, एक पब्लिक परसेप्शन हमारे खिलाफ जाएगा। शुरू से आप देखिए, पुलिस का परसेप्शन आज से 30-40 साल पहले बहुत खराब था। इनफैक्ट जब हम भी शुरू में ज्वाइन किए थे, लोग बोलते हैं पुलिस का तो इंप्रेशन बहुत खराब है। लेकिन मैं बताता हूँ, जब हम ट्रेनिंग में आए थे यहाँ पर, दिल्ली पुलिस में ट्रेनिंग में किए, साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में हम ट्रेनिंग किए थे आईपीएस की, तब डीसीपी के साहब के इंस्ट्रक्शन थे कि आप सब जगह जाइए और देखिए, रात दिन देखिए। पुलिस हेडक्वार्टर से भी ऊपर से इंस्ट्रक्शन थे, सीनियर अफसर बोलते थे कि आप एज ए अफसर मत रहो, एज ए मतलब आप ट्रेनिंग जाओ और सब जगह जाओ। डोंट मतलब हर जगह कोई शर्म नहीं है, चाहे कांस्टेबल के साथ बैठो, चाहे हवलदार साथ, सबके साथ बैठो। मुकेश मीना साहब, आईपीएस की ट्रेनिंग के दौरान का दिल्ली पुलिस में शुरुआत, कोई किस्सा जो याद आ रहा हो, जो अपने हंसी आती हुआ? मैं ये कहता हूँ कि उस टाइम जब था, तो जब हम ट्रेनिंग में थे, तब हमने रात दिन इनको काम करते देखा, पहली मतलब क्लोजली, कि कहीं एक्सीडेंट हो रहा है तो उनको रेस्क्यू कर रहे हैं, कोई सो नहीं रहे और वहाँ से उनको ले जा रहे हैं, और कई मतलब रातों रात बेचारे इतने काम करते थे। तो हमारा पूरा परसेप्शन ही चेंज हो गया पुलिस के प्रति। कि पुलिस तो लोग गाली देते हैं, लेकिन पुलिस तो एक्चुअली बहुत अच्छा काम करती है, एक ह्यूमन टच है। आप देखो, कहीं हो जाता है तो इमीडिएटली उनकी कोशिश होती है, चाहे आग लगो, चाहे एक्सीडेंट हो, उनको बचाने की इमीडिएटली कोशिश होती है। मुकेश मीना साहब, पुलिस के ह्यूमन टच और मददगार पुलिस का नंगा चेहरा पूरे दुनिया ने देखा। देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 150 के आसपास युवराज मेहता, इंजीनियर, मर गया रात भर। यूपी की फायर सर्विस, नोएडा, ग्रेटर नोएडा की पुलिस मुंह फैलाए बाएं खड़ी रही थी, और एक दूधिया टाइप का ऐसी आम आदमी लड़का वो कूद के रात भर ढूंढता रहा। लेकिन जो सरकारी एजेंसियां, पुलिस का चेहरा बता रहा हूं कितना मददगार था, क्योंकि उसमें पुलिस वाले का अपना नहीं था, किसी नेता का वो युवराज मेहता नहीं था, किसी मंत्री का युवराज मेहता नहीं था। रात भर पुलिस खड़ी रही और वो लड़का सामने आंखों के मरता रहा। अब पुलिस और फायर वाले और एसडीआरएफ,
वाले, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट वाले खड़े पूरी टीम देखती रही, पानी ठंडा है, पानी गहरा है, कैसे उतरे हैं? ये चेहरा आपको याद है? देखो कुछ केसेस हो जाते हैं, ऐसा नहीं है एक्चुअली, लेकिन आप इस केस को कितनी अब गहराई से और गंभीरता से ले रहे देखो हैं? इस केस को अब स्टडी करना पड़ेगा, उनके पूछना पड़ेगा एक्चुअली क्या सिचुएशन थी उस टाइम। ये मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं नहीं बोलूंगा। नहीं, ठीक है आपने ठीक भी है, देखी है, नहीं सुनी मैंने है भी कि मैंने भी रात सुना भर है, ये बेशरम सुना बन है, के खड़ी रही लेकिन पुलिस। एक्चुअली क्या उनके पास रिसोर्स थे सब नहीं थे, एसडीआरएफ है, रिसोर्स क्या और चाहिए सर? थे वो तो उसमें उनकी गलती है। देखो अगर उन्होंने ढंग से ड्यूटी नहीं करी, जो कि और बाकायदे इंक्वायरी हुई होगी, ऐसा नहीं है कि जो आप बता रहे हो कि उसमें अगर नॉलेज में सीनियर एक अफसर के आया सिपाही है सस्पेंड तो नहीं हुआ है तो, मीना साहब, एक सिपाही तो सस्पेंड नहीं कुछ हुआ है। कुछ एसआईटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट नहीं पता है, जो 5 दिन में रिपोर्ट मांगी थी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने, युवराज मेहता वाली, उस एसआईटी रिपोर्ट का कहां हुआ? कौन सी गहरी कबर खोदी गई बुलडोजर से? योगी जी के पीले पंजे से किस कबर में दफन है वो एसआईटी की रिपोर्ट? युवराज मेहता के मरे हुए कई महीने हो गए, अभी तक नहीं पता किसी नहीं, को। ऐसा नहीं होता। अगर कोई इंक्वायरी हुई है तो एक्शन होगा, जो भी उनका सिस्टम है। कोई और उनकी युवराज इनको मेहता जब मर जाएगा तब नहीं, उस पे ऐसा पुरानी वाली पे। ऐसा नहीं होता। देखो 1-2 केस अगर इस तरह के आ जाते हैं तो पूरे उस पे ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन आप अगर शर्मनाक तो है। 24 घंटे आप पुलिस के साथ रह के देखो, वो बेचारे इतनी मेहनत से अरे काम उन करते बेचारों हैं। की सर, उस बात अब तो युवराज मेहता वाले में पूरी रात खड़े रहे, नहीं, इंतजार करते वो रहे। ठीक है, 1-2 केस अगर कुछ गलती हुई है, तो उसमें तो गवर्नमेंट एक्शन लेगी, उसमें पूरी इंक्वायरी करेगी, उसके बाद ही तो तो वो 5 वो दिन वाली करेगी। इंक्वायरी कितने महीने चलेगी? देखो ये तो उनके ऊपर है, वो तो सीनियर ऑफिसर ही बता सकते हैं। यस। इसमें सीनियर अफसर ही बता सकते हैं आप क्या होते अगर एग्जीक्यूट। उसमें तो उस रात का क्या करते? आप चलिए, आप बॉस रहे हैं, देखो डीजी रहे हैं। अभी मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता उस पे कि क्या सिचुएशन है, वो तो एक्चुअली हर सिचुएशन मैं मैं बेस्ड होता है। मैं मुकेश मीना जी से क्योंकि ये हर जानना है। चीज देखो हमारा तो यही रहता है कि अगर पुलिस का यही है कि अगर उसको कोई भी आपसे बच सकता है कोई आदमी, उसको इमीडिएटली बचाओ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं दमन में जब था तो फायर सर्विस भी देखता था, मेरे अंडर फायर सर्विस भी थी। तो मैं बता रहा हूँ एक फैक्ट्री में आग लग गई थी। तो फैक्ट्री में आग लगी तो जो मालिक था उस टाइम, वो टॉप में सो रहा था, ही वाज देयर। अब आई कांट एक्सप्लेन, लेकिन मतलब हमारे लोगों ने, फायर वालों ने अपनी मतलब जान की परवाह नहीं की है, पुलिस और फायर स्पेशली फायर वालों ने उस आदमी को इतनी टॉप लेवल से ऐसे रेस्क्यू किया। तो जैसे मैं पहुंचा मेरे पैर उसने पकड़ लिए, बोले साहब आज अगर आपके फायर वाले नहीं होते, क्विक एक्शन नहीं होता, तो आज मैं जिंदा नहीं होता। ये तो ऐसे मुकेश मीना, केसेस मुकेश साहब तो आपका बहुत बहुत बढ़िया एग्जांपल ये है। केसेस जो हैं, मैं आपको बता रहा हूँ आपने उस टाइम दमन में आपकी पुलिस, आपकी फायर ने फायर जान बचाई, हाँ, फायर उसके वाले आपके शुक्रिया में पैर पकड़े, शुक्रिया मैं खुशी बता रहा में। हूँ। हाँ, और यहाँ पे युवराज मेहता जो मरा नोएडा में, उसका बाप पैर पकड़ता रहा, योगी जी किसी तरीके से इनको सजा दे दो, जांच करा लो। आज भी वहीं के वहीं मट्टी पड़ी हुई है उस पे। नहीं उस बस पे दोनों का फर्क है। देखो जब सरकार को मालूम है तो ऐसा नहीं हो सकता। सरकार कुछ न कुछ एक्शन ले रही होगी, या जो भी उनकी इंक्वायरी आई होगी, ऐसा नहीं है। इतनी भी इंसेंसिटिव कोई सरकार नहीं है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। आज के मैं तो मीडिया, सिस्टम में रहा हूँ, मीना कोई साहब, सरकार इतनी इंसेंसिटिव नहीं है। वो इंसेंसिटिव कितनी है कि मीना साहब, जब इतने बड़े केस में सरकार कोई कार्रवाई करेगी तो मीडिया तो आज की तारीख में बहुत अलर्ट है। क्या छिपी रहेगी वो कार्रवाई? अब देखो इस पर्टिकुलर केस में मैं कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन इस तरह के जो केसेस आते हैं, कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार अपनी छवि खराब नहीं करना चाहती, कोई भी पुलिस अपनी छवि खराब नहीं करना चाहती। उस पे एनालिसिस हुई होगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो वो सरकार ही हाँ, जवाब दे। मतलब जांच आप हुई। आप उन्हीं से पूछ सकते हो, बिल्कुल जो पर्टिकुलर बिल्कुल। अफसर है उनसे ही। मैं तो इसमें कमेंट करने हाँ, में नहीं कर, वो इतना जरूर बोल सकता हूँ कि आज की तारीख में इस तरह के केसेस आते हैं, सरकारें उस पर एक्शन लेती है। कोई अब क्या एक्शन है क्या नहीं है वो तो सरकार ही बताएगी। चलिए खैर, आईपीएस बने, तब के आईपीएस, 1989 की सेवा भारतीय पुलिस और ब्यूरोक्रेसी, आईएएस, आईआरएस, आईएफएस, और आज 2026, इसमें कितना फर्क आया है मीना साहब? 37, 38, 39 साल के बाद कितने बदल गई है ब्यूरोक्रेसी? चेंजेस क्या क्या आए हैं? देखो अगर हम चेंज की देखें तो एक तो सरकारों ने जो रूल्स रेगुलेशन, एक तो पहले रूल रेगुलेशन जो इतने बना दिए हैं कि थोड़ा अभी अफसरों को एक्शन लेने में थोड़ी मुश्किल होती है। मैं बहुत फ्रेंकली बताता हूँ, पहले इतने कंट्रोल नहीं था अफसरों पे, ऑल इंडिया सर्विस हो चाहे ग्रुप है कोई हो। अब एक आरटीआई आ गया है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो जो भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है जो अफसर,
या कुछ करता है तो उससे कुछ लोग एग्रीव्ड हो जाते हैं। वो एग्रीड होके वो आरटीआई डाल के उस अफसर के पीछे लगे रहते हैं। तो अफसर कैसे काम करेगा? इसी तरह डिपार्टमेंट्स में, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, मिनिस्ट्रीज में लोग बड़े-बड़े डिसीजंस लेते हैं और बोल्ड डिसीजन लेते थे पहले, आईएएस अफसर हो चाहे कोई हो। अभी वो डरते हैं एक्शन, मतलब वही फाइल पे साइन करने से डरते हैं, क्योंकि कल को कोई डिपार्टमेंट चेंज हो गया या मंत्री चेंज हो गया या सरकारें चेंज हो गई, तो कल को कोई इंक्वायरी खुलेगी तो हम तो मारे जाएँगे, मतलब उसमें इस तरह से। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो परफेक्ट फाइल नहीं हो पाती हैं, इंटेंशन उनका खराब नहीं होता। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, हालाँकि मैं स्पेसिफिक नाम नहीं बोल सकता, लेकिन जैसे कि अभी कई अफसरों से बात होती है, कुछ ऐसे आईएएस अफसर भी हैं जो इन फाइलों में साइन करके बेचारे फँस गए। और जब सब बोलते हैं कि वो पर्टिकुलर अफसर तो बहुत ईमानदार था, बहुत ईमानदार था, एवरीबॉडी नोज़, वो ₹1 नहीं लेता था। वो भी आजकल मतलब कई कोर्ट के चक्कर काटते हैं और कई इस तरह केसेज़ हैं। तो इश्यू ये है कि जो एक्चुअली जो धीरे-धीरे सिस्टम्स को हमको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अगर ऑफिसर काम कर रहा है तो उसका पूरा प्रोटेक्शन होना चाहिए। अभी पहले बीच में ट्रेंड चला था, सीबीआई का भी इतना ज़्यादा वो कोई भी किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेते थे, सीबीआई वाले या एंटी करप्शन वाले। अभी 2017 में एक एक्ट आया है, उसके तहत है कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी सरकार से। अच्छा कदम है, क्योंकि आप पुलिस ऑफिसर हैं, आप एंटी करप्शन हैं, सीबीआई में, आप किसी के खिलाफ कुछ भी एक्शन ले लो, विदाउट गोइंग मेरिट। तो इसमें विम्स एंड फैंसीज़ भी चलती है ऑफिसर की, तो इसलिए अभी कुछ कुछ कंट्रोल तो हुआ है। लेकिन जब तक आरटीआई एक्ट को अमेंड नहीं करोगे, आरटीआई एक्ट शुड बी ओनली फॉर उसका, अगर कोई केस फँसा हुआ है, क्या फँसा, उसमें आरटीआई होनी चाहिए जो उसमें इंटरेस्टेड है। अब देखो आरटीआई वाले हर जगह सिस्टम बना दिया है। आरटीआई अब कई ऊपर से भी कमेंट आते हैं, कई अथॉरिटीज़ के भी कमेंट्स हैं आरटीआई के ऊपर। इसी तरह के कुछ-कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं जो कि काफ़ी कंट्रोल करती है, जो ब्यूरोक्रेसी की आप बात करते हो। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि पहले हर चीज़ का अभी मीडिया ट्रायल हो जाता है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। अब बेचारा कोई एक्शन ले रहा है, जो किसी भी डिपार्टमेंट का कोई अफ़सर है, अफ़सर एक्शन ले रहा है, उसको मीडिया में पहले ही आ जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मीडिया में गलत चीज़ें चली जाती हैं, ठीक है, अच्छी चीज़ें तो आप बताओ, लेकिन वो घबराता है। पहले इतना मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, पहले ये वीडियो नहीं बनती थी। अब आदमी हर जगह से डरा हुआ है, तो उतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली और बोल्डली एक्शन नहीं लेता जो हम लोगों ने लिया उस टाइम। मुकेश मीना साहब, इस टाइम स्टेट में हिंदी के साथ जो भी दर्शक जुड़े हैं, मैं बताना चाहूँगा, मैं हूँ आपके साथ आपका हमजुबान संजीव चौहान, और हमारे साथ हैं इस वक्त 1989 बैच के भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस मुकेश मीना रिटायर्ड और डीजी गोवा, दिल्ली पुलिस के पूर्व स्पेशल पुलिस कमिश्नर। अनफिल्टर्ड अड्डा यानी कि पॉडकास्ट के इस खास कार्यक्रम में विभाग बात कर रहे हैं हर बात पे। मुकेश मीना साहब, सवाल ये पैदा होता है, आपने जिक्र किया आरटीआई एक्टिविस्ट का, आरटीआई एक्ट का और दबाव का, कि दबाव में अफसर काम करते हैं, खासतौर से ईमानदारी से जो काम करना चाहे वो फंसते हैं। तमाम आईएएस या आईपीएस ऐसे फंसे बैठे हैं जिन्होंने दस्तखत कर दिए, नहीं करने चाहिए थे और फंस गए। देश के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत देश के युवा बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार को कॉकरोच, आरटीआई एक्टिविस्ट को कॉकरोच, और फर्जी वकीलों को अगर उन्होंने कहा कि वकील फर्जी हैं तो वो ठीक है। जब देश का सर्वोच्च न्यायालय का मालिक, भगवान, मिलॉर्ड, सर्वे सर्वा कॉकरोच बता सकता है देश के युवा, शिक्षित युवा, बेरोजगार युवा को, और जो ये कॉकरोच हैं जिनको नौकरी सरकार दे नहीं पाती है, वो बेचारे ले नहीं पाते हैं, पब्लिक मतलब प्लेटफॉर्म पे पब्लिकली जो प्राइवेट नौकरियां वो मिल नहीं पाती हैं उसको, वो कॉकरोच हो गया। तो सवाल ये, और मीडिया वाले भी कॉकरोच हो गए। तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं इन सब कॉकरोचों को लेके? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी काम करे, आप जो भी देखो, ऐसा है कि जॉब की कमी हमारे पास नहीं है। अगर मैं फ्रैंकली देखना चाहता हूँ, मैंने गाँव भी देखा, शहर भी देखा, सब जगह देखा है। हमको जितने भी युवा हैं या एडल्ट हैं, उनको कहीं न कहीं बिज़ी रखना है।
एक प्रोफेशन है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक तो ये छोटा-सा। सब बिजी हो गए। तो जस्टिस सूर्यकांत जी ने कहा है कि कॉकरोच है, कॉकरोच कमेटी बन गई इंडिया में, सब बिजी हो गए। लाखों लड़के युवा जो हैं शिक्षित बेरोजगार, वो इकट्ठे हो रहे हैं, धरना प्रदर्शन बिजी कर दिए हैं सरकार ने। नहीं, पॉजिटिव बिज़ी होना चाहिए, पॉजिटिव इन द सेंस कि काम करना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। गाँव में आजकल जो युवा रहता है, वो खेती-बाड़ी उनके पेरेंट्स ही करते हैं, बच्चे बिल्कुल नहीं करते। इसको क्या कहोगे आप? युवा को आप वहाँ पर खूब एम्प्लॉयमेंट है। आपकी अगर खेती है तो आप खेती पे काम करो। आप बेचारा बुजुर्ग आदमी काम कर रहा है और आप बैठे हो पूरे दिन में। तो इस इश्यू ये है कि आपको कोई भी काम है, वो करना है। इंडिया में कोई काम करने की कमी नहीं है। मैं सब जगह घूमा हुआ हूँ। मैं गाँव में भी जाता हूँ, यहाँ भी जाता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन युवाओं को हो, चाहे एडल्ट हो, कोई मतलब कोई एज वाइज़ नहीं है। ये तो इवन बुजुर्ग जैसे हम हैं, हमको भी घर नहीं बैठना चाहिए, ये हमको भी कुछ न कुछ काम करता रहना ये चाहिए। कॉकरोच चा कांड पे क्या कहेंगे आप? देखो ये एक उस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। इसलिए क्योंकि चीफ ए, जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था। नहीं अब किसी किसी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं हम लोग। किसी ने अथॉरिटी ने कहा, लेकिन उसमें मेरा बोलना ठीक नहीं है आप क्योंकि ब्यूरोक्रेट रहे, आईपीएस रहे, नहीं आपने इस कानून व्यवस्था नहीं इस संभाली, आप डीजी रहे हैं देखो गोवा के। इस पॉइंट पे बोलना ठीक नहीं है, पर मैं यही युवाओं को संदेश देना चाहूँगा कि भई आप लोग जहाँ भी रहो, आप काम करो। आप चाहे खेती-बाड़ी करो, चाहे इंडस्ट्री में काम करो, चाहे लेबर में काम करो, जो भी आपका और काम अगर है। कोई कॉकरोच को कह दे तो आप उसका विरोध मत करो। तो इसमें मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। देखो अननेसेसरी उसमें मेरा बोलना ठीक नहीं है। मैं तो केवल हमारे युवा हैं, हमारे भाई हैं, बहन हैं, बच्चे हैं, अब तो हमारे बच्चे के बराबर हैं, हम भी मीना बुजुर्ग में साहब, आते हैं। आईपीएस तो बनने के बाद जो ट्रेनिंग आपने ली दिल्ली पुलिस में, ट्रेनिंग आईपीएस के तौर पे, उसकी कोई याद ऐसी थाने की जो आज भी याद आती हो तो हँस पड़ते हो, या कुछ ऐसा सीखा जो 36-37 साल की आईपीएस की नौकरी में याद रहा हो? नहीं देखो ऐसे तो काफ़ी चीज़ें हैं जो हमने कोई जो बीच में मतलब दिल से मिटी ना हो दिमाग से। एक्चुअली ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ। ट्रेनिंग में हमने कई जगह एक्चुअली जैसे एसएचओ का भी काम देखा था उस टाइम। तो उसमें पहले तो लगता था कि एसएचओ क्या काम करता है? मतलब टू बी वेरी फ्रैंकली क्या आता है? लेकिन जब काम किया तो मैं देखा कि पूरा मतलब 24 घंटे आपका फ़ोन मतलब उस टाइम मोबाइल तो होते नहीं थे। ये वायरलेस बजता रहता था या लैंडलाइन बजती रहती थी। इट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग। उसमें कई जगह जो विक्टिम आ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उनसे। तो एक्चुअली हमको ऐसा लगा नहीं कि क्या कहते हैं इतना बड़ा भी काम हो सकता है, एसएचओ इतना काम करता है। मतलब और थाने मैं का एक बार दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन का काम दे रहा था, तो उसमें बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल मर्डर भी हो गया था। उसमें लोग बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, तो उसमें वो बच्चों ने मर्डर कर दिया। और मर्डर कर दिया वो अ, उसको इन्वेस्टिगेशन मतलब एज ए मतलब एसएचओ। ट्रेनी आपको तो आता नहीं है, तो अफसर जो कराया मतलब आप तो सीख रहे हो, लेकिन उसमें काफ़ी रात दिन मेहनत करके सीनियर अफसरों ने ही बताया इस तरह करना है जो होता है। तो आईओ को भी हमने डायरेक्शन दी और अच्छी तरह उसको करवाया, लोगों को अरेस्ट भी किया। तो मतलब एक आपके ट्रेनिंग के दौरान मर्डर हो जाए तो एक बहुत और जो भी बच्चे थे वो भी क्रिकेट खेल रहे थे। दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन की मैं बात बता रहा हूँ। मीना साहब, इसमें तो कितनी सच्चाई है कि भारत के कानून ने भारत में थाना अध्यक्ष, एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर, थाना प्रभारी को इतनी अकूत ताकतें दी हैं कानूनी कि वो चाहे तिल को ताड़ और ताड़ को तिल बना देता है और ऐसी लंका लगाता है कि जिंदगियां खराब कर देता है वो, अगर अपनी पुतर आए बदतमीजी पे। देखो एसएचओ इंस्टीट्यूशन जो है, अब मैं मानता हूँ कि इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। जो पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज होता है, कहीं का ही पुलिस स्टेशन का हो। लेकिन उस पर रेस्ट्रिक्शन बहुत हैं आजकल। ऑफिसर्स का भी सुपरविज़न है। और अभी जो पहले की वर्किंग थी, पहले के जो एसएचओ थे और अब एसएचओ हैं, बहुत अंतर है। अभी हर काम प्रोफेशनली भी होता है, पहले भी सिंसियरली होते थे, क्योंकि मैं नहीं कह रहा कि एसएचओ, क्योंकि जो भी काम है और पुलिस जो भी सिलेक्शन हो, मैं तो ये कहूँगा कि जो एसएचओ को जो लगाया जाए, कहीं पे भी, अच्छे लोगों को लगाया जाए, अच्छे मतलब इफ़ेक्टिव एंड प्रोफेशनल लोगों को लगाया जाए अच्छी-अच्छी जगह। तब जाके आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप अच्छी जगह जो है, अच्छी जगह अच्छा एसएचओ लगा है। और उससे क्योंकि देखो पुलिस के पास पावर एक अलग चीज़ है, आप उसको दूसरी तरह लो, ड्यूटी है। वो तो ड्यूटी है, ड्यूटी कर रहा है। वो पावर इसलिए नहीं दिया मिसयूज़ करने के लिए। उसको
एसएचओ को रात दिन मेहनत करनी है अपने इलाके में। उसको कोई नहीं बताएगा कि ये दिन है या रात है। आप उनको चाहिए कि 24 घंटे भी आप आदमी सिक्योर होना चाहिए। कहीं पे भी अगर लेडी मीना अकेली जा साहब, अगर होता क्या है, होना क्या चाहिए छोड़ दीजिए, लेकिन होता सब उल्टा है। क्या ये बात सही है कि एसएचओ लगने के लिए लाट टपकाए घूमते हैं थानेदार, इंस्पेक्टर? आखिर उस एसएचओ की कुर्सी में ऐसा क्या झंझना सोने का लगा हुआ है जिसको हर कोई चाटना चाहता है जाके? देखो, एसएचओ तो एक वैसी पोस्ट है, पब्लिक ओरिएंटेड पोस्ट है। तो उसपे तो देखो कोई भी लगना चाहेगा, डिस्ट्रिक्ट एसपी भी लगना चाहेगा, आदमी डीजी लगना चाहेगा, क्यों नहीं लगना चाहेगा? पब्लिक ओरिएंटेड है, इसीलिए वो पुलिस सर्विस में आप आता है। जिसको पब्लिक तो ओरिएंटेड कहते हैं, मैं उसको मलाईदार पोस्ट कहता हूँ। नहीं, वो तो आपके परसेप्शन की बात है। ये तो परसेप्शन टू परसेप्शन है, क्योंकि मैंने एसएचओज की वर्किंग देखी है। उनको पास बहुत प्रेशर है। इनफैक्ट आप देखा जाए तो उतने रिसोर्स नहीं है एसएचओ के पास जितने होने चाहिए। मैन पावर उतनी नहीं है, व्हीकल नहीं है। तो ये सब चीज़ें उनके पास होनी चाहिए। एसएचओज़ के पास बहुत बड़ी ड्यूटी है, ज़िम्मेदारी है। 24 घंटे ही शुड इंश्योर कि सिक्योरिटी रहे, उसके एरिया में ज़ीरो क्राइम हो। मैं तो कहता हूँ ज़ीरो क्राइम हो। उस ऑब्जेक्टिव की तरफ से उसको काम करना चाहिए। रात दिन घूमना चाहिए, मेहनत करना चाहिए उसको। ये नहीं है कि भई कोई शिफ्ट सिस्टम तो है नहीं है। ही हैज़ टू वर्क। मीना साहब, दिल्ली पुलिस में एक नाइट जियो सिस्टम है, शायद अभी भी होगा, हमारे टाइम में था, 90s में था, ठीक है? 2000 तक रहा, बाद में भी रहा कि एक नाइट जियो नाइट अफसर होता है, गजेट ऑफिसर, जो किसी भी थाने में पूरी दिल्ली के जा सकता है और छापा मार सकता है। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि नाइट जियो भी अपना घूम रहे थे रात को और मैं भी घूम रहा था। तो नाइट जियो को सब वायरलेस पे अपनी लोकेशन दे रहे थे, एसएचओ देते हैं, एसीपी एसएचओ कहाँ है, क्या है। तो जिस एसएचओ ने, एक ने, मैं जिला नहीं खोल रहा हूँ क्योंकि वो यहाँ पे कपड़े उतारने वाली बात हो जाएगी, उसने कहा कि सर मैं सो एंड सो रेड लाइट पे खड़ा हूँ। ये रात के 2 बजे के आसपास की बात है, नाइट जियो को जो मैसेज दिया गया। पता लगा जब हम वहाँ पे अंदर गए तो वो एसएचओ अपने रिटायरिंग रूम में सो रहा था और बाद में हमने नाइट जियो को बताया तो वहाँ सोते हुए पकड़ा गया। ऐसा भी होता है। नहीं, होता है। इसीलिए तो सुपरविज़न होता है। अगर पूरी कार्रवाई अगर आराम से चलती रहे, नाइट पेट्रोलिंग रहे, तो फिर पीएचक्यू ऑफ़िसर क्यों लगाए? तो इसीलिए लगाता है कि कुछ अफ़सर लापरवाही करते हैं, कुछ अफ़सर अलर्टनेस ही नहीं रहते, इसलिए एक डीसीपी लगाया जाता है कि भाई डीसीपी सब जगह घूमे, अचानक उसको चेक करे। तो अब बाद में कई बार ऐसे भी होता है, कई बार ऐसे भी केसेज़ आए हैं कि लोकेशन वो कहीं की दे रहा है और वो कहीं खड़ा है। वो घर से आए, कई तो ऐसे भी लोकेशन आए हैं कि वो घर पे बैठा हुआ है और अपनी पोज़ीशन दे रहा है वो। कई ऐसे भी आए हैं कि वो अपनी गाड़ियों को घुमाते हैं और उसके बाद खुद नहीं बैठा अफ़सर। तो ये तो इसीलिए पुलिस हेडक्वार्टर इसीलिए सीनियर अफ़सरों की उसमें लगाता है। और मुकेश, अब तो केवल डीसीपी नहीं, हमारे टाइम जब थे तब तो सीनियर अफ़सरों को भी टास्किंग दी गई थी, आप रात में मॉनिटर करो कि एक्चुअली पेट्रोलिंग अच्छी तरह हो रही नहीं हो रही है। मुकेश मीना साहब, पत्रकारिता के अपने निजी अनुभव से, मैं लंबे अनुभव से कह सकता हूँ, ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स इन दोनों का कॉकटेल रहता है। इसके बाद भी ब्यूरोक्रेट तो कहता है कि मेरे बिना, मेरी कलम के साइन के बिना नेता नहीं आगे बढ़ सकता, और नेता कहता है कि ब्यूरोक्रेट जो है वो मेरे आदेश के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। ये क्या खींचतान है, धींगा मुष्टि क्या है ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स की? ये तो आपने, चूंकि आप डीजी रहे हैं, स्टेट चीफ रहे हैं पुलिस के, आपसे ज्यादा बेहतर कौन बता सकता नहीं, है? देखो इसमें दोनों का देखो अलग-अलग रोल है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर सेक्रेटरी या कोई आईएएस, आईपीएस बोल दे भई मेरी वजह से चल रहा है, या कोई नेता कोई बोल दे, मंत्री बोला मेरी वजह से चल रहा है, ऐसा नहीं है। वो सिस्टम है, सिस्टम एक बना हुआ है। हर आदमी की ड्यूटी है, मंत्री की ड्यूटी है जो मंत्री की ड्यूटी करेगा, जो अफ़सरों की ड्यूटी अफ़सर करेंगे, अफ़सर के थ्रू ही करेगा। क्या तो किसी ये मंत्री के आदेश को ना मानना या उसका उल्लंघन कर देना किसी आईएएस, आईपीएस या ब्यूरोक्रेट की हिम्मत है कि मंत्री जी आप गलत दस्तखत करा रहे हैं इस फाइल पे? नहीं, हिम्मत उसको डायरेक्टली नहीं है, लेकिन आप जाके बता सकते हैं, उसमें ऐसा नहीं है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ये मैं जब गोवा में पोस्टेड था, तो नए-नए गए थे। तो उस टाइम किसी पर्टिकुलर पोज़ीशन पे थे कोई एमएलए, मतलब अच्छी पोज़ीशन पे थे। उन्होंने किसी केस के बारे में फ़ोन किया, किसी उसको हमारे अफ़सरों को, भई इसमें केस नहीं है। आप डीजी गोवा थे? मैं डीजी नहीं, हम शुरू-शुरू में थे, हम अच्छा, अच्छा। एएसपी एसडीपीओ थे। ओके। तो उस टाइम परसेप्शन ऐसी रहती है हम नेताओं की, क्यों सुने इस तरह, मतलब नया-नया जो आता है वो सोचता है नेता क्यों इंटरफेयर करता है। लेकिन परसेप्शन चेंज होते टाइम लगता है व्हेन यू आर इन सर्विस। तो उन्होंने ये बोला कि कोई भी हमारे जो
हेड थे, जो काम देख रहे थे आईजी का, उन्होंने बोला देखो ऐसी आपको फीलिंग नहीं रखनी चाहिए, अगर कोई फ़ोन कर रहा है तो आप उनको ब्रीफ़ करो। आप उनको ब्रीफ़ करो कि एक्चुअली ये केस की स्थिति ये है और इसमें साहब ये है। तो बाद में हमने उनके बताया, उनको समझाया कि साहब ये है, ये लोग ऐसे हैं और इस तरह के जो केसेज़ हैं। देन ही वा मतलब उनको कोई गलत ब्रीफिंग दी गई थी। तो हमारे हेड का बोलना ये था कि कोई भी पब्लिक बोले, कोई भी नेता बोले, आपकी ज़िम्मेदारी है फैक्ट बताना। हमने फैक्ट बताया एंड ही चेंज इमीडिएटली, ही सेज कि डू इट लीगली, हमको मु- गलत बताया गया। मु- तो उसके बाद मेरा परसेप्शन काफ़ी हद तक चेंज हो गया। नहीं, हमको पब्लिक को बताना चाहिए, हमको चाहे नेता हो, चाहे कोई नेता भी तो एक पब्लिक का आदमी है। अगर कोई हमको बता रहा है तो हमको बता दे ये फैक्ट्स है। हाँ, आपको काम लीगली करना है, आपको नहीं मुड़ना है किसी के कहने से। और मु- कोई भी आदमी जब एक बार जी। पता चल जाता है कि ये अफ़सर नहीं मानता तो उसको कोई बोलता भी नहीं है। अरे आप कहते बोलता नहीं है। अशोक खेमका आईएएस हरियाणा कैडर के मारे-मारे घूम रहे हैं। 56, 57, 58 ट्रांसफर कर दिए गए। आप कहते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता आईएएस पे या आईपीएस पे। हालत देख लीजिएगा। अगला आदमी ईमानदार था, बेदाग था, पूरी नौकरी पे कोई दाग नहीं है, कोई गलत काम नहीं किया है। उसकी फाइलें हैं, उसके बाद भी उसको प्रमोशन नहीं दिया। हाई कोर्ट या कोर्ट ने कहा है कि इनके सारे ड्यूज़ क्लियर करिए, इनको सो एंड सो जो पद है सचिव का, वो दीजिएगा। ये क्या है? ये खींचतान नहीं है ब्यूरोक्रेसी देखो और नेतागिरी में? खींचतान कुछ केसेस हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आदमी ट्रांसफर ही तो कर सकता है गवर्नमेंट, उसको डिसमिस थोड़ी कर इसका सकता है। मतलब राजनीति उसके हावी रहती है ब्यूरोक्रेसी पे, नहीं आप ये कह रहे हैं? देखो ऐसा नहीं है, एक्चुअली ये परसेप्शन है। हमने बहुत क्लोजली काम किया है अब मीना साहब, पॉलिटिशियन के हाथ साथ कंगन में, को आरसी क्या, लेकिन पढ़े लिखे को फारसी क्या, नहीं, अशोक खेमका पीड़ित हैं इसके, दुनिया जान रही, देखो मैं अकेला नहीं। ये हमारा आपका परसेप्शन है ना, क्या सिचुएशन उसमें रहेगी, क्या नहीं है। अब सिचुएशन मैं ये थी कि हाई कोर्ट ने कह दिया है कि इनको सेक्रेटरी और जो भी पद है वो इनको जो गवर्नमेंट ने नहीं दिया वो दीजिए। अब परसेप्शन कहाँ गया? धुल देखो गया, पड़ गया देखो बाल्टियों पानी अब इस नेताजी पे। पर्टिकुलर केस में अपन कमेंट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अपने को अंदर के फैक्ट्स नहीं मालूम है क्या एक्चुअली हुआ है अच्छा और वो कैसे चलिए, गवर्नमेंट ने लिया है एक्चुअली। आईपीएस, आप भी आईपीएस रहे हैं, यूपी कैडर के आईपीएस अमिताभ ठाकुर, जबरिया रिटायर उन्होंने अपने लिख रखा है। उनको उठा उठा के एसएचओ, सब इंस्पेक्टर वो ले जाके जेल में ठूंस दे रहे हैं। अब ये तो देखो पर्टिकुलर केस है, उसमें अपन तो क्या मीना साहब, कमेंट मीडिया करेंगे। बहुत जागरूक है, सब अब देख रहे हो, पढ़ रहे हो, आप नहीं ठीक है, बताओ। वो तो मैं इसके बारे में कमेंट कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो कि हमें अंदर की बातें नहीं पता क्या आपके है। सामने कभी ऐसी सिचुएशन आई है आईपीएस ऑफिसर के नाते जब आपको लगा हो कि क्या करना है और आप बड़े तरीके से निकल गए? देखो हम तो क्योंकि दिल्ली पुलिस में काम किए हैं तो दिल्ली पुलिस में इस तरह की सिचुएशन नहीं आती है। इनफैक्ट टू बी वेरी फ्रैंक, ज़्यादा से ज़्यादा हम इंटरेक्शन हमारा उस सीपी तक रहता है या फिर जॉइंट कम जो अगर जूनियर है तो आप जॉइंट कम से स्पेशल सीपी तक रहता है। तो इनफैक्ट ऐसा होता है नहीं कि इस तरह की दिल्ली पुलिस में जो काम है कार्रवाई दिल्ली पुलिस प्रोफेशनली काम करती है। हमने तो कभी इस तरह की कोई सिचुएशन फेस नहीं की। अगर हमको किसी ने गलत बोल भी दिया है तो मैं आपको बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ, हमने बहुत क्लोज़ली जवाब दिया है उसको और हमने तो नहीं किया काम जिससे कि को गलत काम हो। दिल्ली पुलिस बहुत अच्छे से काम कर रही है। स्पेशल सीपी मुकेश मीना पूर्व बता रहे हैं आईपीएस। बाकी पुलिस कहाँ की है जो निकम्मी है, स्टेट की किस-किस की जो काम नहीं कर रही है? नहीं देखो मैं किसी को निकम्मा नहीं बोलूँगा किसी भी पुलिस को, क्योंकि मैं तो जहाँ-जहाँ काम किया हूँ उस पुलिस के बारे में कमेंट कर सकता हूँ, बाहर के बारे में तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। एक आईपीएस तो आप देश के थे ना, भारत नहीं के। देश के थे, लेकिन अब देखो अब कोई इंटरफेरेंट कर रहा है, ये तो अफ़सर के ऊपर है, वो अफ़सर कितना उसको ले पाता है। अगर अफ़सर ही उस पे न हर चीज़ मानेगा तो हर कोई इंटरफेयर मुकेश करेगा। मीना साहब, एक इंसान से ही गलती होती है। आपसे कभी पूरे आईपीएस की नौकरी में ऐसी गलती हुई जिसको बाद में आपने रियलाइज़ किया हो, गिल्टी फ़ील हुई हो और आपने अपने आप से प्रायश्चित किया हो, सॉरी बोली हो? नहीं, कई चीज़ें हैं अब बताने की तो नहीं है लेकिन कई बार लगता है कि बताओगे तब तो लोग सुनेंगे कि एक ऐसा नहीं, अफ़सर भी अब था जिसने देखो भाई। कई बार लगता है कि जो जैसे ऐसा होता है कि जैसे-जैसे आपकी मैच्योरिटी होती है इनिशियल स्टेज पे, आपका परसेप्शन अलग होता है, आपका वर्क स्टाइल अलग-अलग होता है। आप जैसे-जैसे एक्सपीरियंस होते हो, आपका अलग होता है। क्योंकि जैसे हम जूनियर थे, हमारे सीनियर अफ़सर कुछ बोलते थे तो हमको लगता था कि ये ठीक नहीं बोल रहे। लेकिन धीरे-धीरे जब पता चलता है हम उनकी पोज़ीशन पहुँचते तो हमको लगता नहीं दे वर राइट। तो ऐसा है कि ये परसेप्शन के ऊपर है पूरा और एक्सपीरियंस के ऊपर है। मुकेश मीना साहब, ज़्यादातर देश के, भारत के आईएएस, आईपीएस ब्यूरोक्रेसी, ये रिटायर होने के 1 डेढ़ 2 साल पहले अपनी बाहर सेटिंग कर लेते हैं।
या तो कहीं राज्यपाल जाके बन जाते हैं, उपराज्यपाल बन जाते हैं, या किसी मेंबरशिप में चले जाते हैं, यूपीएससी में चले गए या किसी और उसमें चले गए, एनएचआरसी में चले गए, सब जोड़-तोड़ रहता है। या फिर बड़ी जो भारी भरकम बड़ी कंपनियां हैं प्राइवेट, उनमें कंसल्टेंट जाके लग गए। तो क्या ब्यूरोक्रेट जो हैं 40 साल में नौकरी करके आगे का अपना जीविकोपार्जन नहीं कर पाते हैं, इसलिए जाते हैं, या उनकी ज़रूरत है? क्या वजह है आपको? कब तक ऐसा देखो, क्या? ऐसा होता है कि जो भी अफ़सर इतने समय से काम कर रहा है, तो देश को अनुभवी लोगों की भी ज़रूरत है। कई पोस्ट ऐसी हैं जो रिटायर्ड लोगों के लिए पोस्ट गवर्नमेंट ने बना रखी है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें में। तो उन्हें एक्सपीरियंस चाहिए, इसलिए वो अप्लाई करते हैं, चले जाते हैं। इसके अलावा जो कंपनीज़ हैं, वो कंपनी भी माँगती हैं, आजकल तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी माँगते हैं, आजकल कई कंपनी में वो काम करते हैं। तो हमको देखो, देश को उन्नति करनी है। अब देश उन्नति जभी करेगा कि आपके पास अनुभवी लोग भी होंगे। एक युवा है, वो सीख रहा है, वो भी काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ अगर किसी कंपनी में चले जाओ, तो ज़्यादातर युवा काम कर रहे हैं और बेचारे इतनी मेहनत करते हैं युवा, मतलब युवाओं के मैं मतलब सरप्राइज़ कि इतना मेहनत करते हैं युवा। देखो बेचारे सवेरे पहले चल जाते हैं, ना उनका नाइट शिफ्ट का पता है, ना डे का पता है, बट दे आर वर्किंग। तो उनको गाइड करने के लिए एक कंपनी में कहीं एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि जो इतना गवर्नमेंट ने इतना पैसा खर्च किया है, अच्छा मुकेश, मैं गवर्नमेंट सब ने इतनी सैलरी उसको दी है, उसको इतना अनुभवी बनाया है, अगर उसकी सर्विसेज़ चाहे प्राइवेट कंपनी यूज़ करे, चाहे गवर्नमेंट यूज़ करे, तो वो तो मुकेश, मैं बेनिफिट सब है। पॉलिटिक्स में क्यों जाना चाहता है ब्यूरोक्रेट रिटायरमेंट के बाद? बहुत से नेता मंत्री बन गए। देखो, नेता मंत्री बन गए तो एक्चुअली क्या है पॉलिटिक्स में क्या है, सरकार है, पॉलिसी बनाती है, उनका पॉलिसी पे बहुत बड़ा रोल रहता है, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, या चाहे कोई भी किसी पद पे हो, एमएलसी हो। तो उसमें इसलिए जाना चाहता है नहीं कि आपने अनुभव लिया है, आप उनके साथ बैठोगे तो आप भी उनको गाइडेंस दे दोगे। कई बार पॉलिसी बन रही है तो आप जैसे लोअर हैं, अब कुछ भी नहीं है तो आपकी कौन सुनेगा? एज़ ए कॉमन सिटीज़न। अच्छा मेरा लेकिन आपसे आप नेता बन गए, अगर ऑफ़िसर मंत्री बन जाता है तो वो मंत्रियों के साथ बैठता है, तो उसकी सुनते हैं कि हाँ भाई, ये जो अच्छा बोल रहा मेरा है सब जो। मेरा इससे आपसे थोड़ा-सा भिन्न है सोचना। मेरा ये मानना था, अब तक मैं सोचता था आपसे बात करने से पहले तक, कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट इसलिए नेता बनता है ताकि जो कसर या जो उत्पीड़न उसका नेताओं ने किया हो, मंत्रियों ने डिपार्टमेंट में, सरकारी नौकरी में, वो जाके उनसे सबसे रगड़-रगड़ के वसूल ले बा कि अब तुम बताओ, मैं भी नेता और तुम भी नेता। मेरा ये सोचना नहीं, है। ये सोचना नहीं है और वो ये हो भी नहीं सकता। क्योंकि उनका क्या कर लोगे तुम? जो जो जिन्होंने उत्पीड़न आपका किया, क्या कर लोगे? वो तो नेता है, वो तो दूसरी जगह आपके अंडर थोड़ी है वो। तो तुम भी लेकिन नेता बन गए, ने मंत्री बन ने गए। मंत्री बन गए तो बराबर के बन गए ना, आप उससे ऊँचे थोड़ी बने हो। अगर वो भी मंत्री है तो आप भी मंत्री हैं। ये बेनिफिट ये है, आप उसको देश के विकास की तरफ से सोचो कि आपको अगर अनुभवी आदमी मिल रहा है, और कोई भी पार्टी देखो, कोई भी पार्टी हो, वो उसी को लेगी जो उसको बेनिफिशियल करेगा। देश, अगर कोई सरकार किसी ब्यूरोक्रेट को, रिटायर्ड को मंत्री बनाती है या कोई ऐसा अच्छा पद देती है, वो जभी देती है जब उसको, सरकार को बेनिफिट है, सरकार को उसको अनुभव की ज़रूरत है, तभी देगी। ऐसे थोड़ी दे देगी हर किसी को उठा के। और उसमें भी देखो बहुत कॉम्पिटिशन है। कितने लोग बन पाते हैं? कितने लोग कमीशन बन म जा पाते हैं? कितने लोग मंत्री बनते हैं? कितने कितने लोग मुकेश रिटायर मीणा होते साहब, हैं? आप भी पॉलिटिक्स में जाने के इच्छुक हैं रिटायरमेंट के बाद अब? नहीं, मैं अभी कोई कमेंट नहीं कर सकता। मेरा तो अभी तो कुछ कोई विचार नहीं है, और अगर कभी मौका मिला तो हम क्यों छोड़ेंगे? अगर पॉलिटिक्स में अगर कोई अगर हमको मौका देगा तो हम क्यों छोड़ेंगे? हम भी जाएँगे, क्योंकि हमने भी इतनी वो सेवा दी है। तो उसमें ऐसी व फ्रैंक है, इसमें तो कोई है अगर मौका मिला तो, लेकिन अभी तो कोई विचार नहीं है। देश की पुलिस को लेके आम आदमी एक मलाईदार शब्द इस्तेमाल करता है, ये क्या है? नहीं, वो नहीं करना चाहिए, मलाईदार नहीं करना चाहिए। पुलिस देखो बहुत काम करती है। हम जब पुलिस में नहीं थे तो हमारा परसेप्शन भी आपकी तरह ही था, पब्लिक की तरह था, जो सोचते थे कि कि पुलिस में मलाई काटी जाती पुलिस है। है, जो उसका इंप्रेशन बहुत खराब था। मैं बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ, व्हेन आई वाज स्टूडेंट। आप क्या सोचते थे लेकिन एज़ ए अब मैं स्टूडेंट? ये सोचता हूँ कि पुलिस बहुत काम नहीं, करती है। जब आप स्टूडेंट थे तब पुलिस के बारे में क्या सोचते तब थे? ये सोचते थे कि ये क्रूअल हैं, थोड़ा इनका इंप्रेशन खराब नहीं है, व्यवहार खराब है। क्यों, जहाँ भी देखते थे थोड़ा कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते थे। हमारे साथ भी 1-2 इंसिडेंट ऐसे हुए, तो हमको भी ऐसे ही लगा कि पुलिस ने कभी पुल धकेला मुकेश मीणा को पुलिस अधिकारी बनने से पहले? नहीं, हमको तो कभी कोई पुलिस से वास्ता पड़ा नहीं है। एक्चुअली हम तो पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, तो हमारा कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन हमने देखा कि इस तरह की जो कार्रवाई जो होती है वो है, लेकिन अभी हमारा परसेप्शन टोटल चेंज है।
मेरा बहुत रेस्पेक्ट है पुलिस के प्रति, चाहे किसी भी स्टेट की पुलिस हो, चाहे यूटी की पुलिस हो। मुकेश मीना साहब नई दिल्ली जिले के डीसीपी रहे थे आप। 2000 के आसपास की बात है, 2000, 2001, 2 की। और उसी दौरान देश की संसद पे आतंकवादी हमला हो गया। बहुत सारे जवान मारे गए, 5 के पांचों या चारों आतंकवादी मौके पे मारे गए। ये आपके खाते में आपके ही डीसीपी के नेतृत्व काल का है। क्या अनुभव रहा उसका? जैसे ही हमको पता चला कि वहाँ पर ये हुआ है, क्या कहते हैं, पार्लियामेंट अटैक हुआ है, तो इमीडिएटली हम वहाँ पर पहुँचे थे। हमने पूरा का पूरा पार्लियामेंट कॉर्डन ऑफ किया था, सारा का सारा चारों तरफ से। हमारा ये था कि अब कोई और जंप करके अंदर नहीं जाए या जंप करके बाहर नहीं जाए। उसके अलावा जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने गोली चलाई, उनको न्यूट्रलाइज़ किया। उसके बाद हमने, आई वाज़ द फर्स्ट पर्सन टू लोकेट कार, कि किस कार में आए थे, एक्सप्लोजिव क्या थे, उनको न्यूट्रलाइज़ इमीडिएटली वहीं की वहीं करवाया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी जान गँवा के और क्या कहते हैं, सबको न्यूट्रलाइज़ किया। उसके बाद मैं एज़ ए डीसीपी था, तो मेरी पहली ज़िम्मेदारी थी पहले इंजर्ड है उनको हॉस्पिटल पहुँचाऊँ। इमीडिएटली आर्मी हॉस्पिटल पहुँचाया जितने भी इंजर्ड थे, विदिन नो टाइम हमारे आप अफ़सर थे। उसके अलावा जितने भी वहाँ नेता थे, एमपीज़ वगैरह जो थे, सबको हमारे ऑफ़िस लाके और वहाँ से जो गाड़ी अवेलेबल थी, जो भी व्हीकल, उन सबको घर भेजा, चाहे पुलिस की गाड़ी हो, चाहे बस हो, चाहे उसमें से मुकेश मीना साहब 13 दिसंबर 2001 को भारत की संसद पे हमला हुआ। आप डीसीपी नई दिल्ली थे, आपके इलाके में संसद थी जहां हमला हुआ। एक तो ये बहुत बड़ा उदाहरण हिंदुस्तान ने, दुनिया का। और दूसरा ये था कि आप डीसीपी थे जब नई दिल्ली के, तो आपके दफ्तर के बाहर बल्ब चोरी हो गए और आपने उस पे भी एफआईआर ठोक दवा दी थी। संसद मार्ग थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया था। आपको याद है वो किस्सा, जब बल्ब चोरी हुए नहीं, आपके वो तो दफ्तर देखो, के बाहर? वो तो जो भी होता है वो तो एक्शन तो लिया जाता है। लेकिन इसमें ये है कि इसमें दिल्ली पुलिस का बहुत अच्छा रोल रहा। इमीडिएटली उनको कार्रवाई की स्पेशल सेल की तरफ से, क्योंकि हम रात दिन काम किए इनिशियल जो है, और बाकायदे नहीं, उनको पार्लियामेंट अटैक में जो इन्वॉल्व थे, सबके खिलाफ कार्रवाई हो और इमीडिएटली उनको डिटेक्ट किया। और हमारे जो कमिश्नर साहब थे, बहुत इफेक्ट में प्रोफेशनल थे, अजय अजय राज राज शर्मा शर्मा। जी। तो उनकी गाइडेंस में सारा का सारा काम किया था। आपको कब कैसे पता लगा कि पार्लियामेंट पे अटैक हो गया है? वो पहला सुनना चाहता हूँ। कहाँ थे, क्या? नहीं, मैं मेरे ऑफिस में बैठा हुआ था। इमीडिएटली एक मैसेज आया कि पार्लियामेंट अटैक में कुछ गोली की आवाज़ आई है। तो इमीडिएटली हमने तो देखा नहीं कुछ भी। इमीडिएटली गाड़ी में बैठ के इमीडिएटली हम पहुँच गए थे गेट पे। तो जब गोली चल रही थी मैं वहीं था। रादर कुछ गोली तो मेरे साइड में होके निकली थी। एक रूमर भी फैल गई थी पर डीसीपी को भी गोली लग गई है, लेकिन मैंने क्लैरिफाई किया कि मुझे कोई गोली नहीं लगी है। तो ये भी एक रूमर चली थी। एक पार्लियामेंट अटैक में? पार्लियामेंट अटैक में ये भी चली था कि एक कुछ मीडिया में आ गया था कि एक आतंकवादी भाग गया, जबकि हमने पूरी चारों तरफ कॉर्डन कर रखा था। मैंने क्लैरिफाई किया था, नोबडी हैज़ रन अवे, हमने पूरा कंट्रोल कर रखा है। तो ये तो फर्जी कुछ खबरें सब कहाँ से चल रही थी? बायला सेट वो पे? अपने नहीं, उस मीडिया में आ गई थी और उसके बाद कई जगह इस तरह की बातें चल गई थी। इवन मीडिया, इलेक्ट्रो मीडिया में भी आ गई थी। मुकेश मीना साहब नई दिल्ली जिले के डीसीपी रहे। बहुत सारे पार्लियामेंट अटैक की आपने चर्चा की। अपने ही दफ्तर के बाहर आपके बल्ब चोरी हो गया, उसकी एफआईआर आपने दर्ज करा दी, वो आपने बताया। क्या वो बल्ब मिल पाए? बरामद हुए? या केस बंद हो गया वो? कुछ याद है? नहीं, सब याद है, किसी को पकड़ के तो लाए थे, कुछ रिकवरी हुई थी कुछ। चलिए, मीना साहब आप आईपीएस थे। आपका भी मन होता था कि मलाईदार पोस्ट मिले, ट्रैफिक में रहें, या जिले में डीसीपी रहें, ज्वाइंट सीपी रेंज में बने दिल्ली में। और आप रहे भी मलाईदार पोस्टों पे। ट्रैफिक में आपने बहुत टाइम काटा और बहुत लोगों को अपच हो रही थी ये। पत्रकार भी हम पूछा करते थे मीना साहब का क्या सेटिंग है एमएचए में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, कि ये ट्रैफिक से नहीं निकलते हैं, वहीं रहते हैं। और उसके बाद फिर आपने साहब वो पोस्टिंग काटी सबसे ज़्यादा, 6 साल दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी, जिसको कहते हैं कि पनिशमेंट पोस्टिंग है, सूखी पोस्टिंग है। ये सूखी, गीली और मलाईदार पोस्टिंग का क्या रगड़ा है? और आपने तो जब अगर मलाईदार काटी ट्रैफिक की, उस पे चर्चाएं होती थी आपस में, तो फिर आपने सबसे ज़्यादा टाइम सिक्योरिटी में भी काटा दिल्ली पुलिस के 6 साल। ज्वाइंट सीपी, स्पेशल सीपी, अगर मैं गलत नहीं है, जो भी है। बहुत 6 साल सूखी पोस्टिंग आपने काटी, तो आपको वहाँ से हटाया नहीं जा रहा था, या एमएचए से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, भारत के केंद्रीय गृह मंत्रालय से कोई नाराज़गी हो गई थी, या कमिश्नर ऑफ पुलिस उस ज़माने में जो रहे, वो आपको नहीं हटाना चाहते थे कि पड़ा है पड़ा रहने दो सूखी पोस्टिंग में, सिक्योरिटी में, या आपने उस लाइफ को एन्जॉय किया?
देखो, इस तरह की कोई पोस्टिंग होती नहीं है, सूखी पोस्टिंग, मलाइदार पोस्टिंग, जो भी आपको सरकार देती है या पुलिस हेडक्वार्टर जहाँ भी पोस्ट करता है, आपको वहाँ पे अच्छी तरह काम करना चाहिए। मैं दमनदीप में पुलिस चीफ था, वहाँ से जब ट्रांसफ़र आया तो यहाँ मैं एडिशनल कमिश्नर सिक्योरिटी लगा था। तो उसके बाद 2010 में हमारा प्रमोशन हुआ, 2007 में आया था, 10 में प्रमोशन हुआ, 3 साल एडिशनल सीपी रहा वहाँ। फिर मैं प्रमोशन हुआ तो जॉइंट सीपी सिक्योरिटी वहीं लगा दिया गया, तो 3 साल वहाँ रहा। तो 6 साल टोटल रहे थे। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पता नहीं उस पोस्टिंग को लोग क्यों इस तरह के मानते हैं। सिक्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट पोस्टिंग है। उसमें सारे जितने वीआईपी हैं अपने, सबकी सिक्योरिटी देखती है। चाहे ऑनरेबल प्रेसिडेंट हो, ऑनरेबल पीएम हो, चाहे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट हो, और या जितने भी बाहर के हेड ऑफ़ द स्टेट्स आते हैं, हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट आते हैं, प्लस यहाँ के जितने वीआईपी सबकी सिक्योरिटी देखते हैं। तो मुझे तो इतना इंटरेस्टिंग लगा था, क्योंकि जब भी बाहर से डेलीगेशन आता था बाहर से, तो सबके साथ मीटिंग होती थी। डिफरेंट कंट्रीज से आ रहे हैं, अच्छे उन लोगों से मुलाकात हो रही है, एक नॉलेज आपको उस कंट्री के बारे में मिल रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। डिफरेंट जहाँ भी अगर इतने वीआईपी कोई प्रोग्राम होता है तो कोई अच्छे जगह ही जाते हैं सारे के सारे। इतनी तो इम्पोर्टेंट ये दिल्ली इतनी पुलिस की। इम्पोर्टेंट है। तो मुझे तो एज ए पर्सनली मुझे देखा जाए तो मुझे तो इतना अच्छा लगता था कि इस तरह की पोस्टिंग से, कि और मैं बहुत ही प्रोफेशनल वे में वहाँ काम किया। रात दिन मैं मेहनत करता था, चाहे एडिशनल सीपी हो, चाहे जॉइंट सीपी हो। मैं खुद मौके पे मोस्टली जाता था। आपने जब और एन्जॉय किया हुँ, दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी की पोस्टिंग के लिए 6 साल, जो सूखी और गैर मलाईदार है, तो फिर बाकी लोग ये सब पूरा महकमा आपका दिल्ली पुलिस क्यों कहती है, सिक्योरिटी में सिपाही की पोस्टिंग हो जाए, तो उसे लगता है मेरी तौहीन हो गई है। जॉइंट सीपी, डीसीपी, आईपीएस की पोस्टिंग हो जाए, उसे लगता है मुझे यहाँ पटक दिया सूखे में लाके। ये गीले सूखे का क्या है? थोड़ा-सा बताओ ना। नहीं, अब ये तो पब्लिक मतलब स्टाफ के और उनके पब्लिक परसेप्शन के ऊपर है। ये तो इंडिविजुअल अफ़सर के ऊपर है कि आपको क्या चाहिए ज़िंदगी में। वहाँ उस तरह का काम नहीं है जो ट्रैफ़िक में या डिस्ट्रिक्ट में, उस तरह का काम नहीं है। अगर कोई गलत काम करना चाहे तो गलत काम तो वहाँ नहीं है। करप्शन तो वहाँ है नहीं, अगर ये सोचे कि भई कोई करप्शन है, ज़ीरो करप्शन है वहाँ पर, क्या कहते हैं, सिक्योरिटी में। पुलिस में और करप्शन कहाँ है मीना साहब? देखो, पुलिस में करप्शन जहाँ पब्लिक ओरिएंटेड है वहाँ होता है करप्शन तो। लेकिन ये डिपेंड करता है, हर कोई आदमी करप्ट नहीं होता। ये तो इंडिविजुअल स्टाफ के ऊपर है, इंडिविजुअल के कौन करप्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, कौन नहीं होता। लेकिन उस जगह जो सिक्योरिटी आप बात कर रहे हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, अगर दिल्ली पुलिस की देखा जाए। तो पुलिस महकमे में सबसे ज़्यादा करप्शन कहाँ गुंजाइश रहती है? नहीं, जहाँ पब्लिक ओरिएंटेड चीज़ रहती है वहीं रहती है, चाहे जैसे ट्रैफ़िक? पुलिस स्टेशन हो, ट्रैफिक हो, यहीं सबसे ज़्यादा करप्शन के चांस होते हैं। लेकिन इसमें ये नहीं है कि सारे लोग करप्ट होते हैं, ये तो एक्चुअली जो करप्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा ये है। और आजकल तो एक्चुअली इतना ज़्यादा सोशल मीडिया और जितना डिजिटल वो हो गया है, तो करप्शन काफ़ी कम हो गया है। कहाँ, अब तो पुलिस कहती है कि अगर थाने में घुसे तो एफआईआर लॉन्च कर देंगे, वीडियो बनाना मना है। आप कहते हैं कि मीडिया बहुत अलर्ट हो गया है। नहीं, नहीं, वो इतना, वो पता नहीं आप किस तरह कैसा इंप्रेशन है आपका, लेकिन मेरा मानना है कि बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है पुलिस अभी। और हर जगह से एक्चुअली में अब तो रादर सीसीटीवी भी लग गए हैं मोस्ट ऑफ द पुलिस स्टेशंस में। मुकेश मीना साहब, अगर कोई आम आदमी पुलिस स्टेशन के अंदर वीडियो बनाना चाहता है या बनाता है, तो ये गैरकानूनी कैसे है? कहीं लिखा है? अब ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो देखो डिफरेंट सरकारों के ऊपर है। इस पे सरकार आदेश भी दे सकती है और नहीं दे सकती। अब मुझे पता नहीं किस सरकार ने क्या आदेश दे रखा है, क्या नहीं है, जगह-जगह हर स्टेट का। पर वैसे आप, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है। अब डिपार्टमेंट अगर आपका काम कर रहा है, तो आप अगर वीडियो बनाओगे तो क्यों वीडियो बनाओगे वहाँ की? वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिसेप्शन की बना सकते हो, रिसेप्शन जो पब्लिक कोई भी जाए। अगर वहाँ पर कोई, अगर अपने चैम्बर में कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर किसी के साथ इन वो कर रहा है, इंट्रोगेशन कर रहा है, तो उसकी तो पब्लिक वीडियो नहीं बना सकती, वो तो इल्लीगल है, क्योंकि आप कैसे उसको एक्सपोज़ कर सकते हो कि हाउ ही इज़ इन्वेस्टिगेटिंग केसेज़ एंड व्हाट क्वेश्चन ही इज़ आस्किंग, व्हाट मुकेश ही मीना इज़ साहब, आस्किंग। आप डीजी गोवा रहे तो हैं, पुलिस महानिदेशक रहे हैं स्टेट के, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट आप पुलिस कमिश्नर ही बनते, अगर मौका दिया जाता गवर्नमेंट की तरफ से।
ऐसा फिर क्या है जो पुलिस वीडियो नहीं बनने देना चाहती है? उसे लगता है कि हमारा ये वीडियो ना बने। ऐसा पुलिस क्या गलत कर रही होती है थाने चौकी में? नहीं, गलत की बात नहीं है। एक तो लीगली देखो ना, आप अगर एक पर्टिकुलर आदमी एक्यूज़्ड को आप इंटरोगेशन कर रहे हो, तो इंटरोगेशन तो आईओ का प्रिविलेज है कि आईओ से क्या क्वेश्चन पूछेगा, क्या नहीं पूछेगा, कैसे होगा? आप वीडियो उसकी इंटरोगेशन के दौरान कैसे बना सकते हो? मैं तो मानता हूँ ये इंटरोगेशन के दौरान तो कोई वीडियो नहीं बनाना चाहिए किसी पब्लिक को। हाँ, यस, रिसेप्शन पे हाउ दे आर बीइंग ट्रीटेड, ड्यूटी ऑफिसर के रूम में अगर कोई वीडियो बना भी लेता है तो उसका कोई बहुत इलीगल वो नहीं है, क्योंकि कौन आया है, किस तरह व्यवहार कर रही है पुलिस के ड्यूटी अफसर तक तो कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो नहीं है। लेकिन एसएचओ जो थाना प्रभारी है उसके कमरे में वो कैसा व्यवहार कर रहा है, इसकी वीडियो नहीं बनाई जा सकती? नहीं देखो, एसएचओ जो प्रभारी है वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, और केवल केवल व्यवहार ही नहीं, वो हर तरह के डिसीजंस लेता है। उसमें सीक्रेट बातें भी होती है, उसमें कई ये दिल्ली होती के है। थाना तो सागरपुर में एसएचओ गालियाँ दे रहे थे और उनकी सब इंस्पेक्टर 2 महिला वो गालियाँ दे रही थीं। इस तरीके की ही बातें होती हैं इसलिए वीडियो नहीं बनाया जाने देना चाहते हो, कहते हैं गैरकानूनी थाने के नहीं, अंदर ऐसा वीडियो। तो नहीं है। देखो, हर कोई गाली नहीं देता। आप लोगों से इंटरेक्शन करो, पब्लिक से व्यू लीजिए कि पब्लिक पुलिस के बारे में क्या बोलती है। आप सीसीटीवी तो फुटेज जो वायरल हुआ है इसको कैसे मना कर देंगे कि एसएचओ बदतमीजी नहीं देखो, कर रहा था कोई ये सब एक इंस्पेक्टर? पर्टिकुलर केस कोई आ जाता है, हो कितने सकता है। सैकड़ों सैकड़ों पुलिस स्टेशन है, अगर एक आध कोई केस ऐसा हो जाता है तो हो जाता है। अब इतनी बड़ी फोर्स है, क्यों सस्पेंड होते हैं लोग, क्यों डिसमिस होते हैं, क्यों क्रिमिनल केस रजिस्टर होता है? इसीलिए होता है उनके खिलाफ, पुलिस वालों के चलिए खिलाफ। मुकेश मीना साहब, दिल्ली पुलिस में रहते हुए आपको एंटी करप्शन भ्रष्टाचार निरोधक शाखा दिल्ली सरकार ने आपको चीफ बनाया और आप पे ये आरोप लगा कि आप अरविंद केजरीवाल तत्कालीन जो कि उस वक़्त मुख्यमंत्री थे, उनके पीछे हाथ धो के पड़ गए थे और आपको केंद्र सरकार ने इसलिए लगाया था ताकि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को काबू किया जा सके। नहीं, उसमें ये इश्यू नहीं था कि काबू करने वाली बात, उसमें इश्यू ये था कि कुछ ऑफिसर्स का मानना था कि एक्चुअली क्या है कि एंटी करप्शन जो पुलिस स्टेशन है, दैट इज़ ए पुलिस, और पुलिस एज़ पर लॉ दिल्ली की है, वो दिस कम्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसको हमको मैंडेट यही थी कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है, और कुछ अफ़सर हैं वो रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारी वहाँ पोस्टिंग हुई थी कि, और सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू ऑनरेबल एलजी, तो ऑनरेबल एलजी को रिपोर्ट करना, नो कि आप दिल्ली सरकार को करना है। तो हमने वही पॉइंट लिया था, हम कोई पर्टिकुलर किसी के खिलाफ नहीं थे, तो हमने वही प्रोटोकॉल फॉलो किया, यस, कि द एंटी करप्शन इज अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड विल रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट टू दिल्ली गवर्नमेंट। ये व्यू था, और उसी पे टसलबाजी चलती रही थी, काफ़ी हद तक चली। हमारे खिलाफ कोर्ट में भी दिल्ली सरकार गई थी, तो लेकिन हमको रिलीफ मिली। उसके बाद हमारे खिलाफ कंटेंट भी डाले तो उसमें रिलीफ मिली। लेकिन हमारा कोई पर्टिकुलर सरकार से, पार्टी से कोई हमारी कोई ऐसा पर्सनल एनिमिटी कोई नहीं थी। हम तो प्रोफेशनली काम किए, वहाँ भी जो काम किए, जो भी हमारे पास जो चीज़ आई वो हमने प्रोफेशनल वे में हमने सारा मुकेश सर्वे मीना करा। साहब, गोवा के आप पुलिस महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी रहे। कहते हैं कि आपका जो पुराना बंगला था, डीजी बंगला, सरकारी जो मिला हुआ था, उसमें भूत रहते हैं। रात को आत्माएँ नाचती, घुंघरू बजते हैं। और आप जब डीजी बने, तो आप उस बंगले में ना रह के दूसरे बंगले में रहे, जो कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर गोवा के आस-पास बराबर बीच में आपका बंगला था, नया वाला। लेकिन वो भूत बंगला में आप नहीं रहे, ये सच्चाई है क्या? होस्ट मतलब नहीं, मतलब किस तरीके से आपको लगा कि वहाँ गड़बड़ है अंदर? ये किसने होती हैं अफ़वाहें ये कौन नाचता था? ये सब चीज़ें थीं कभी? या स्टाफ ने आपको क्या बताया था, जनाब उस बंगले मत रहो, वहाँ आत्माएँ नाचती हैं? और वो बंगला मैंने देखा, मैं गया था जब, तो मैंने देखा है, बंद पड़ा है वो सन्नाटे में। तो आप उस बंगले में नहीं रहे, क्या कहानी है उसकी? इसमें जब हमने जॉइन किया था तो ये डीजी का, सही बोल रहे हो आप, एक बंगलो था, ईयरमार्क बंगलो था। लेकिन क्योंकि कुछ अफसरों ने बोला ये हॉन्टेड हाउस है, और काफ़ी उसमें इस तरह की चर्चा चली थी। तो फिर सब ने हमने डिसाइड किया कि जब इतनी बात है कि जहाँ रहता, अच्छा, जो भी बोला कि जो भी अफसर वहाँ रहता है, वहाँ खुश नहीं रहता। इस तरह की भी कुछ बातें आएगी, जो भी डीजी रहे, आईजी रहे, वो परेशान रहे वहाँ पे। इनफैक्ट हमसे पहले जो डीजी थे उनकी तो डेथ भी हो गई थी। डेथ हो गई न थी, न नंदा जी की, नंदा जी की। नंदा जी की। उसमें भी बहुत सारी बातें ऐसी उठी तो थी।
इस तरह की बातें जो पहले अफसर रहे, तो कुछ इस तरह की धारणा बनी। फिर हमने सरकार से रिक्वेस्ट करी कि हमको जब इस तरह के बंगलों में हम नहीं जाएँगे, आप दूसरे बंगलो चेंज किया। तो सरकार ने हमको दूसरा बंगलो दिया, अच्छा, आपको क्योंकि आपके जो मातहत थे सबॉर्डिनेट्स गोवा पुलिस के, उन्होंने क्या आपको ब्रीफ किया था उस बंगले के बारे में? क्या कहते थे वो? नहीं, वो एक्चुअली एक, आई डोंट नो, मैं तो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता, लेकिन क्योंकि अब बहुत ज़्यादा फैल गया था कि हॉन्टेड हाउस है, और कोई एक अफ़सर ने बताया कि इस पे तो स्टोरी भी हुई हुई है हॉन्टेड हाउस की। बाहर से भी कुछ एक्सपर्ट आते हैं, कुछ लोग आते हैं हॉन्टेड हाउस, जैसे वैसे होता नहीं है। इनफैक्ट होता नहीं है। पैरानॉर्मलिस्ट जो आते हैं वो। ये होता है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा लोगों ने बोल दिया। फिर वो क्या कहते हैं, सब फैमिली-वैमिली वो भी कोई शिफ्ट नहीं करना चाहती थी, तो हमने बोला ठीक है, अब दूसरे ले लेते हैं, क्योंकि उसमें डर जाते लोग। गोवा लेकिन में ऐसा कुछ ऐसा होता नहीं है। अभी भी अफ़सर रह रहे हैं वहाँ पे, उस बंगलो में। ऐसा नहीं है बंगलो खाली है वो। अच्छा, मीना साहब, गोवा में इनकम का साधन, डांस और वो क्या-क्या वहाँ चलते हैं, जो शिप पे सारे, बस उसके अलावा कुछ नहीं, और वहाँ पे बहुत सारी ड्रग्स, इल्लीगल एक्टिविटीज़ होती हैं। गोवा का सोर्स ऑफ इनकम वही है। आप पुलिस महानिदेशक रहे हैं, आप ईमानदारी से बताइए कि आखिर वो सब अंदर क्या कहानी है उसकी? क्या वाक़ई में ये सब चीज़ें, शिकायतें आती रहती हैं? कॉकस है? नहीं, देखो, मेरे टाइम में तो इनफैक्ट आप देखो तो मैं कोविड के टाइम रहा था। तो उस टाइम तो सारी एक्टिविटी बंद थी, ट्रांसपोर्ट इस तरह की काफ़ी चीज़ें लेकिन थी। आगे-पीछे कभी? लेकिन आगे पीछे एक्चुअली जो है ड्रग का, कि वो ट्रांजिट पॉइंट है ड्रग का। गोवा में आती हैं टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट आते हैं। लेकिन क्योंकि अब धीरे-धीरे काफ़ी एजेंसीज़ वगैरह का, एनसीबी भी काम करती है, गोवा पुलिस में भी बहुत सीरियसली काम करती है। तो पहले से बहुत कम हो गया है, जो हमको सुनाई देता था कि बहुत पहले चलते थे, ड्रग्स वगैरह इतने आते थे। अब इतना ईज़ी नहीं है कोई ड्रग को लाना, और जो लाता है वो पकड़ा भी जाता है। काफ़ी केसेज़ आप देखो, अभी भी देखो या वो देखो, काफ़ी केसेज़ भी ड्रग के खिलाफ काफ़ी हुए हैं। वहीं जब से इल्लीगल एक्टिविटीज़ में मैं कह सकता हूँ कि देह व्यापार संबंधित ये बड़े-बड़े, बहुत बड़े-बड़े, ऊँचे सेक्स स्कैंडल, रैकेट टाइप के, बुकिंग, ये सब भी होती रही हैं, और ये पुलिस के बिना नहीं हो सकती हैं। नहीं है, देखो ऐसा है कि कुछ पुलिस अफ़सर तो इसमें इन्वॉल्व हो ही जाते हैं, अगर कोई जो चीज़ हो। ऐसा नहीं है कि बिना पुलिस हर चीज़ पुलिस को मालूम हो, लेकिन कुछ लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अभी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धीरे-धीरे ये ड्रग का और इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो काफ़ी कम हो गई हैं, क्योंकि अब आप सबके पास मोबाइल है, सबके पास इन्फॉर्मेशन नेटवर्क है। अगर बाहर से कोई आ रहा है तो एक पुलिस दूसरे पुलिस को सूचना भी दे देती है कि ड्रग तो और जगह से आएगा। और ड्रग की तो एक बीमारी केवल गोवा में नहीं है, ड्रग की बीमारी सभी जगह, इवन दिल्ली में भी है, इवन सभी जगह। इवन हम देखा एक्चुअली हो, इवन स्कूल्स के पास में ड्रग मिल जाती है। तो जब तक, अभी तो केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने बहुत एक प्रॉमिस लिया, एक अलग से अभी अभी जो चल रहा है, एक मुहिम चल रही है पूरे कंट्री से इसको ड्रग के खिलाफ। अगर तो एक मैं अच्छा स्टेप है कि ड्रग के खिलाफ कार्रवाई हो रही अगर है। मैं एक पूर्व आईपीएस मुकेश मीना और गोवा के पूर्व पुलिस महानिदेशक, पुलिस चीफ मुकेश मीना से पूछूं कि साहब, ड्रग, सेक्स, इल्लीगल एक्टिविटीज बिना पुलिस की मिलीभगत से कहीं देश में नहीं चल सकती हैं। कहीं न कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट लोकल पुलिस का होता है। आप एक्सेप्ट करते हैं ये बात? नहीं, देखो ऐसा है कि सारे ड्रग्स में या सारी इल्लीगल एक्टिविटी में पुलिस इन्वॉल्व नहीं होती। यस, कुछ लोग हैं जो कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। लेकिन वो आइडेंटिफ़ाई डिपार्टमेंट फिर कर लेता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होती है। ऐसा नहीं है, आप देखो चार्ट उठा के, हर जगह जो इन चीज़ों में पाया गया पुलिस लिप्त, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई है। गोवा लेकिन में ये है कि हर जगह आप सही बोल रहे हैं, कहीं न कहीं पुलिस से उनको कहीं न कहीं किसी न किसी पर्टिकुलर अफ़सर से कहीं न कहीं लीकेज या सपोर्ट मिल जाता है, चाहे लोअर रैंक हो कहीं पे भी, क्योंकि एक तो इसीलिए तो लोअर सपोर्ट ही बहुत है। गोवा में जब कोई मर्डर होता है, सेक्स रैकेट कोई खुलता है, तो हाई प्रोफाइल ही होता है। पूरे देश में बवाल मचता, दुनिया में बदनामी होती गोवा की। देखो, गोवा एक टूरिस्ट प्लेस है, और गोवा का एक परसेप्शन ये चाहती है सरकारें, पब्लिक भी चाहती है कि वो पीसफुल रहे और आराम से एंजॉय करने के लिए जाए। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ये थोड़े बड़े होते हैं वहाँ पे इंसिडेंट, जैसे ड्रग का हो गया, ये हो गया, लेकिन बहुत कम है, मतलब पहले से बहुत कम है। लेकिन एक चीज़ है कि वहाँ पर अगर छोटे से भी केस होता है, वहाँ पर कोई भी केस होता है, उसका डिटेक्शन बहुत अच्छा है। गोवा पुलिस का डिटेक्शन बहुत अच्छा है,
क्योंकि गोवा पुलिस में इतने सफिशिएंट पुलिस स्टेशन क्रिएट कर रखे हैं, हमने भी किए थे, पहले से भी हो रखे, तो उसमें सारी टीम लग जाती है। बाकी काम तो है नहीं, लॉ एंड ऑर्डर तो इतना खराब वहाँ है नहीं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम भी नहीं है। लेकिन एक्चुअली इसलिए होता है, किसी की चोरी हो गई, डकैती हो गया, मर्डर, कुछ भी इंसिडेंट होता है, उसमें पूरी पुलिस का पूरा थाना लग जाता है और उनकी प्रायोरिटी होती है इमीडिएटली डिटेक्ट करने की। और मैं बोल सकता हूँ कि गोवा पुलिस इमीडिएटली उसको डिटेक्ट करती है, और केसेस बहुत कम ऐसे केस जो अनडिटेक्टेड है पुलिस के। मुकेश मीना साहब, डीजी गोवा के हैसियत से, पूर्व डीजी गोवा के हैसियत से आप क्या ये बता पाएंगे, और सच है जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि 15-15 साल से गोवा पुलिस में प्रमोशंस रुके हुए थे सबऑर्डिनेट्स के, आपने क्या दिमाग में आया कि आपने थोक के भाव में सब प्रमोशन कर दिए, और आज भी गोवा पुलिस कई साल बाद आपको याद करती है कि एक पुलिस चीफ ऐसा आया था जिसने गोवा पुलिस के हवलदार, सिपाही, इंस्पेक्टरों के घरों में दिवाली मनवा दी थी? तो ऐसा होता है ना कि एज ए हेड आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं वहाँ गया तो कुछ लोग फ्रस्ट्रेटेड थे कि साहब हमारा प्रमोशन इतने देर से नहीं हो रहा। तो मैंने हर रैंक पर एक एनालिसिस की कि किस रैंक पे नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। तो इमीडिएटली जो भी बैकलॉग जो थे, वो इमीडिएटली बैकलॉग को क्लियर किया। उसके अलावा कुछ लोग जैसे एएसआई बनते थे, जब रिटायर हो रहे थे, उन्होंने नोटिस किया साहब हम सब इंस्पेक्टर से रिटायर होते अच्छा होता। तो एक पॉलिसी मैंने बनाई, कुछ पोस्ट मैंने कांस्टेबल की सरेंडर करके कुछ हायर रैंक की बनवाई, जिससे कि उनका प्रमोशन हो। उस तरह से मैंने भी इस तरह से भी काम किया। इसके अलावा वहाँ पर इंस्पेक्टर टू डीवाईएसपी प्रमोशन नहीं हो रहा था, काफ़ी दिनों से नहीं होता, कई सालों से। डीवाईएसपी का प्रमोशन पूरा अटका पड़ा था। तो हमने पॉलिसी बनाई और बाकायदे डीवाईएसपी का प्रमोशन बाद में हुआ। सब सारे लोग डीवाईएसपी बने, हालाँकि मेरे बाद में बने, लेकिन वो बने। उसके अलावा जो इंस्पेक्टर डीवाईएसपी भी नहीं बन सकते थे, एक पूरा मैंने चार्ट बनाया, पूरा रिकॉग्निशन किया, सरकार को भेजा, और बाद में वो इम्प्लीमेंट। अब वो लोग जो इंस्पेक्टर थे मेरे टाइम, वो अभी एसपी बन गए। इंस्पेक्टर एसपी बनाया गया? अभी मतलब बीच में डीवाईएसपी बने, फिर एसपी बन गए। तो जो उनकी हर्डल्स थी, जैसे वो जीपीएससी का रूल था कि आपको कोर्स करना पड़ेगा, कोर्स नहीं हुआ, कोर्स डिजाइन नहीं हुआ था कि कोर्स क्या करना है प्रमोशन के लिए। एसपी के प्रमोशन के लिए वहाँ पर कोर्स होता है, डीवाईएसपी टू एसपी के लिए। वो कभी कोर्स सिलेबस ही नहीं बना, इतने सालों से लटक रहा था। मैंने जाके किया, फिर बाकायदे ट्रेनिंग कराई और इस तरह किया। तो मेरा था कि नॉट ओनली ये, जो भी रिसोर्स चाहिए, पुलिस स्टेशन चाहिए, जो भी पुलिस स्टेशन बिल्डिंग हो, बिल्डिंग को प्रॉपर्ली मैं मॉनिटर करता, सरकार से काफ़ी फंड लाए थे, फटाफट बने। हर पुलिस स्टेशन का मैंने किया, इट शुड बी लाइक 5 स्टार होटल। उनके सबसे मेरी प्रायोरिटी की पुलिस मुकेश स्टेशन की जो टॉयलेट्स हैं, वो 5 स्टार होटल टाइप होनी चाहिए। सब जगह मैंने वो क्लियर किया। मुकेश और मीना साहब, कहते हैं कि पुलिस वाला मेंटल अपसेट होता है, रिटायर्ड हो जाता है वो, बीमारियां उसको घेर लेती हैं, क्यों? नहीं, बीमारी इसलिए घेर लेती हैं, उसका एक टाइम नहीं होता, क्योंकि पुलिस एक स्ट्रेसफुल जॉब है, और उसको जो वर्किंग आवर्स है वो नहीं है 8 घंटे की हम कहते हैं, लेकिन 8 घंटे नहीं, उसको कम से कम 12 से और 16 घंटे काम करता है। तो उसको रेस्ट नहीं मिल पाता। अब जैसे जिस आदमी को बॉडी रेस्ट नहीं मिलेगा, वो एक्सरसाइज नहीं करेगा, एक्सरसाइज नहीं करेगा तो बॉडी में एबनॉर्मलिटी होनी पड़ती है, टाइम से वो खाना नहीं खा पाता। तो मतलब एक्चुअली पुलिस ये है वाले कि पे जो दबाव होता है हाँ, मानसिक और हाँ, काम का, वो फ्रस्ट्रेशन पब्लिक पे निकालता, पब्लिक। वहां कूटता है। अब अगर उसका बिहेवियर ठीक नहीं है तो यही करेगा, इरिटेटेड हो। लेकिन एक्चुअली जो चाहिए, मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ, पुलिस को रिफॉर्म करने की जरूरत है। रिफॉर्म में केवल मैं दूसरी तरह से बात करता हूँ कि सरकारों को चाहिए, चाहे केंद्र सरकार, यूटी की पुलिस, और राज्य सरकारें, राज्य सरकारों के अंडर पुलिस आती है, तो जितनी पुलिस फोर्स चाहिए, जो वहां से पीएचक्यू से लिखा उतनी पुलिस फोर्स देनी चाहिए। बाकायदे उनके बिल्डिंग्स अच्छी होनी चाहिए, चलिए, व्हीकल्स ज़्यादा होने चाहिए, जितने व्हीकल्स माँगे ये होने चाहिए, तब जाके आप पुलिस फ़ोर्स से एक्सपेक्ट कर सकते हो अच्छा। मुकेश मीना साहब, चलते-चलते आपसे अंतिम सवाल, और बहुत चर्चित भारत में रहा है आज, गूगल, यूट्यूब कहीं सर्च करिए उस मामले को आपके। जब आप एसपी अंडमान थे, तो ऑपरेशन लीच आपने चलाया था 1998 में, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में। क्या था ऑपरेशन लीच? इतनी इंटरनेशनल उसको पब्लिसिटी क्यों मिल गई? इसके साथ आप विराम नहीं, लेंगे। ये एक्चुअली डिफेंस फोर्सेस ने अपना कोई ऑपरेशन लीच किया था, ऑपरेशन लीच लॉन्च किया था वहाँ पे, उसका नाम ये दिया था। और उसमें कुछ फॉरेनर्स थे, उनको इन्होंने अरेस्ट किया, मतलब डिटेन किया। उसके बाद क्योंकि मैं वहाँ एसपी था, तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन वगैरह सब मैंने किया था। उसमें कई
क्योंकि सिक्योरिटी का मैटर है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल यहाँ नहीं बोल सकता। वो तो इसमें पब्लिक उसमें अवेलेबल भी है नेट पे उसके डिटेल्स वगैरह। लेकिन इनिशियल आई इंश्योर्ड की जो लीगल कार्रवाई हो, पूरी कार्रवाई हो, मैंने की उस पे। लीगल कार्रवाई की, सारी जो भी सीज किए, इंट्रोगेशन किया, सब कुछ किया। लेटर ऑन आई रियलाइज़ की क्योंकि इंटरनेशनल वो गवर्नमेंट की पॉलिसी से रिलेटेड है और उससे रिलेटेड है, तो आई वी हैंडेड ओवर केस टू सीबीआई। बाद में सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया, पर उस केस में काफ़ी डिटेल में मैं सब जगह घूमा। गवर्नमेंट ने हमको रिसोर्स भी दिए थे, आईएफ के हेलीकॉप्टर्स भी दिए थे, सब जगह जो स्पॉट जो जाने सब जगह हम गए थे। तो उसमें बाद में हमने सीबीआई को वो केस दे दिया था। मुकेश मीना साहब, पुलिस बनाई जाती है पब्लिक के दुख हरने के लिए, लेकिन पुलिस ही पुलिस से दुखी होती है। पुलिस में पुलिस वालों का ही पुलिस वाले उत्पीड़न करते हैं। अब ये तो देखो कुछ केसेस हैं जो कि ढंग से बिहेव नहीं करते अपने सबॉर्डिनेट के साथ में। तो सबॉर्डिनेट से एक्चुअली एक मैनेजमेंट कंसेप्ट होता है, सभी अफसरों को चाहिए कि एक मैनेजमेंट कंसेप्ट रहे। आपका आपका जो एम्प्लॉई है या आपके नीचे जो काम कर रहा है, वो तभी अच्छी तरह आपको प्रोटेक्शन देगा जब आप उससे अच्छी तरह व्यवहार करोगे। एक मैनेजमेंट कंसेप्ट सिखाया जाता है, आजकल ट्रेनिंग दी जाती है, अफसरों को भी दी जाती है, हाउ लेकिन यू क्या डील। हाँ पुलिस वाले पुलिस महकमे में पुलिस वालों का उत्पीड़न करते हैं? मैं ये जानना चाहता नहीं, हूँ बस। कुछ कुछ करते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही 100% वो है, कुछ करते हैं, कुछ बिहेव ढंग से नहीं करते, कुछ हैं ऐसे, नॉट ऑल। अभी धीरे-धीरे उनको काफ़ी वो चलिए, हो गया। मुकेश मीना साहब, केंद्रीय अर्धसैनिक बल, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, इसको लेके बड़ा बवाल मचा है देश में। जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल हैं, उनके जो वहां से ही एम्प्लॉई हैं, सीनियर जो पोजीशन डीआईजी, आईजी, वो ये सब बवाल मचा है कि उनको ही हेड ऑफ द डिपार्टमेंट क्यों नहीं बनाया जाता है। बाहर से आईपीएस ला दिए जाते हैं, जिनको उस महकमे का कुछ कार्यप्रणाली नीचे की पता ही नहीं है। मतलब मलाई चाटने आईपीएस पहुंच जाता है एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और मेहनत जो है सर्कल में जंगलात जंगलात मारे मारे ऊंचे खाले पहाड़ खलियान वो ढूंढते हैं नीचे हवलदार सिपाही, डिप्टी एसपी, एसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी। और जब प्रमोशन की बात आती है चीफ बनने की, तो सीएपीएफ में, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में आईपीएस बन जाता है, जो कभी कहीं जाता ही नहीं है सर्किल में। इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? संसद तक ही मामला उठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट तक ही मामला गया हुआ है। देखो, मैं ये कहना चाहूँगा कि एक सरकार की ज़िम्मेदारी इंटरनल सिक्योरिटी बनाए रखना, उसके लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस केंद्र सरकार ने बनाए हैं, सीएपीएफ के तौर पे। उसको किस तरह आपको काम में लेना है, अल्टीमेटली जो ज़िम्मेदारी होती है, कहीं भी लाइन ऑर्डर की या सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट एसपी की ज़िम्मेदारी होती है। उसको जो भी सीएपीएफ बनाई गई हैं, ये सारी की सारी सीएपीएफ स्टेट पुलिस को या यूटी पुलिस को असिस्ट करने के लिए जाती है। उसमें एक इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम यही है कि उनका ऑर्गेनाइजेशन ऐसा हो जो कि स्टेट पुलिस के साथ में एक सीमलेस सिक्योरिटी, मतलब एक वेल कोऑर्डिनेटेड सिक्योरिटी सिस्टम प्रोवाइड कर सकें। वो आईपीएस ही कर सकते हैं, क्योंकि आईपीएस जगह-जगह हर स्टेट में काम करते हैं, यूटी में काम करते हैं, उसके बाद डेपुटेशन पे इनको लगाया जाता है यहाँ पर। तो जो भी हेड होगा, जब इवन डीआईजी से भी पोस्ट है, कई जगह कमांडेंट भी है, ऐसा नहीं है, फील्ड में भी वो लोग रहते हैं। तो उनको क्योंकि पूरा अनुभव है कि किस तरह सिक्योरिटी सिस्टम को किस तरह हमको यूज़ करना है सीएपीएफ को। तो ये वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन है, हर स्टेट पुलिस, स्टेट गवर्नमेंट से, स्टेट पुलिस से उनका कोऑर्डिनेशन बेटर है, क्योंकि एक अगर आप हेड बना दोगे इसी डिपार्टमेंट के, वो इन आइसोलेशन काम करेंगे। उनको राजस्थान के बारे में क्या पता है? पहल प्रथम अगर कोई कोई इसका सीआरपीएफ का है या सीआईएसएफ का, उसको राजस्थान की पुलिस कैसे काम करती है, क्या काम करती है, नहीं, वो दे तो डोंट जो नो। मीना साहब तो जो आईपीएस की। इंटरेक्शन होगा, हाँ, तो इंटरेक्शन, क्योंकि ये फोर्सेस उनके असिस्टेंस के लिए हैं, स्टेट पुलिस के लिए। इनके असिस्टेंस के लिए स्टेट पुलिस नहीं है। अगर आप उसी तरह वेल कोऑर्डिनेटेड है, और आप ये मानो कि जब आईपीएस आता है, कोई ही इज अ हाईली क्वालिफाइड एंड कॉम्पिटेंट पर्सन, और लोग बोलते हैं असिस्टेंट कमांडेंट, वो असिस्टेंट कमांडेंट में और आईपीएस में रात दिन का अंतर है। लोग चाहे उसको दूसरी तरीके से बोलें, कि कमेंट करें कि हाँ भाई ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, मुझे बताओ एक भी आईपीएस अफसर सिलेक्शन होने के बाद कौन सा ऐसा आईपीएस है जो असिस्टेंट कमांडेंट की नौकरी ज्वाइन की हो? जबकि ऐसे में कई बता दूं, जो असिस्टेंट कमांडेंट हर कोई कहता है मैं आईपीएस बन जाऊं। आईपीएस जो प्रीमियर सर्विस, ऑल इंडिया सर्विसेज है, हमको एक ऑल इंडिया सर्विसेज का
एक कंसेप्ट देना है, पूरे कंट्री को एक करना है, वो जब ही कर सकते हैं। इन आइसोलेशन काम नहीं कर सकते। आपको बाकायदे आपको ये करना, तो हेड हैज़ टू बी आईपीएस। अगर इस लॉजिक से जाएँ कि हम ही डिपार्टमेंटल हेड बने, फिर तो आईएएस सर्विस को ख़त्म ही कर देना चाहिए, क्योंकि पीडब्ल्यूडी का जो हेड है वो इंजीनियर होगा, वो सेक्रेटरी आईएएस क्यों होगा? उसके बाद आप इनकम टैक्स कस्टम उसमें भी है, फिर तो हर मिनिस्ट्री बंद हो जाएंगी सारी की सारी, उन्हीं का हेड बने। एग्रीकल्चर का बोला एग्रीकल्चर सेक्रेटरी वही बनेगा जो एग्रीकल्चर का है। तो लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए ऑल इंडिया सर्विसेज, और आईएएस वाले दे आर मोर एक्सपीरियंस, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लेता है, बोला डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहाँ जरूरत है, अपने अपने डिपार्टमेंट रिपोर्ट करें। तो ये चीज़ें ऐसे नहीं चलती, एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू बी रन एज पर एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो है अभी गवर्नमेंट ने निकाला है, गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में एक्ट पास किया, बहुत अच्छा एक्ट पास किया है। उसमें आईपीएस का डेपुटेशन एसएच रखा है, डीजी आईपीएस ही रहेगा। उसके अलावा जो भी गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट के रूल है, गवर्नमेंट को इंटरनल सिक्योरिटी देखनी है, देश देखना है, न कि कोई इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर आदमी को देखना है, तो देश देखना है। इसलिए गवर्नमेंट का जो है आईपीएस का, और आईपीएस ही रहना चाहिए उसमें। शुक्रिया मुकेश मीना साहब, बहुत बहुत। ये थे मुकेश मीना साहब, 1989 बैच भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस रिटायर्ड 1989 बैच के डीजी गोवा, दिल्ली पुलिस के स्पेशल पुलिस कमिश्नर। और 13 दिसंबर 2001 वो काला दिन जब देश की संसद पे हमला हुआ था, तो यही मुकेश मीना थे, नई दिल्ली जिले के डीसीपी, जिनके इलाके में जुरिडिक्शन में थी देश की संसद। किस तरीके से निपटे, कैसे, सब कुछ आपने सुना। अंडमान निकोबार से लेके गोवा और गोवा से दिल्ली तक कुल जमा कैसा लगा आपको ये बेबाक बात, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आपके पास भी मुकेश मीना कोई हैं तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, हम आपके भी मुकेश मीना तक पहुंचने की ईमानदार कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस ट्रिप में हिंदी के लिए संजीव चौहान से बात करने के लिए।